हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। बेटा, मंजिल 2.0 में आपका स्वागत है और करंट इलेक्ट्रिसिटी का आज लेक्चर नंबर 2 है। जिसको नहीं पता बता दूं बेटा, हम कंप्लीट क्लास 12th कर रहे हैं और इसमें हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पे लेक्चर नंबर 2 पे आज हम पहुंच चुके हैं। लास्ट लेक्चर आपने नहीं देखा तो जरूर देख लेना, क्योंकि सारे लेक्चर कनेक्टिंग होंगे, थोड़ा सा एक दूसरे से चीजें काम आती हैं। लास्ट लेक्चर में बेसिक्स ऑफ करंट हमने पढ़ लिया था। रजिस्टेंस क्या होता है, रजिस्टेंस का टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी क्या होती है, करंट क्या होता है, ये सारी बातें हमने कर ली थी। और इस लेक्चर में ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, क्योंकि यहां पर आज हम सीखने वाले हैं सर्किट को सोल्व करना। एक इलेक्ट्रिकल सर्किट को कैसे सोल्व किया जाता है, केवीएल केसीएल हर एक छोटी छोटी चीजें सीखेंगे और बढ़िया सर्किट तक सोल्व करना हम सीखेंगे। उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर पढ़ेंगे। यदि मैं बात करूं तो आज के इस सेशन से आप मान के चलो कि नीट में 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर साल। 2 क्वेश्चंस आज के इस सेशन में जो हम पढ़ने वाले हैं उससे, तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। तो करते हैं स्टार्ट। लेकिन सबसे पहले अपने साथ एक रफ कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। जो क्वेश्चंस मैं बताता हूं आप अच्छे से वीडियो को पॉज करना, उसको सोल्व करना, दिमाग लगाना, फिर सॉल्यूशन देखना। इस तरीके से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। और बेटा, यदि आप नोट्स के लिए परेशान हो तो बता दूं कि ये जो कंप्लीट नोट्स हैं ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूं। एसीपी सर ऑफिशियल नाम से टेलीग्राम चैनल है, तो आप उसको ज्वाइन करके रखो। वहां पे कंप्लीट लेक्चर की अपडेट्स और पीडीएफ वगैरह सारी चीजें आती हैं। वहां पे मैंने फॉर्मूला शीट वगैरह भी डाल रखी है, शॉर्ट नोट्स भी डाल रखे हैं, बहुत सारी चीजें मैंने टेलीग्राम पे दे रखी हैं, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो। चलो, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा किरचॉफ्स लॉ से। ठीक है। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या होता है। देखो, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखो देखो, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या बोलता है, पहले हम उसकी बात करते हैं। जैसे एक सर्किट में कुछ एलिमेंट्स होते हैं, सर्किट एलिमेंट्स लाइक एक रजिस्टर जो है सर्किट का एलिमेंट है, बैटरी जो है सर्किट का एक एलिमेंट है, एक कैपेसिटर सर्किट का एलिमेंट है, ऐसे आगे हम एक इंडक्टर पढ़ेंगे वो एक सर्किट का एलिमेंट। ये सारे सर्किट एलिमेंट्स होते हैं जो सर्किट में लगाए जाते हैं। इन सभी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमें निकालना आता है। जैसे हमने रजिस्टर के अक्रॉस देखा, तो रजिस्टर के अक्रॉस जो है पोटेंशियल डिफरेंस ओम्स लॉ से निकाला जाता है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। और हमेशा रजिस्टर के अंदर जो करंट फ्लो करता है वो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज फ्लो करता है। ऐसे बैटरी का सबका एक पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का तरीका होता है। तो देखो, ये लेट सपोज हम एक सर्किट का एक पार्ट लेते हैं। जरूरी नहीं है कि पूरा सर्किट है, सर्किट का एक पार्ट है जिसमें कुछ डब्बे बना देता हूं मैं। ऐसे ही ये डब्बे जो है ना, ये डब्बे कोई सर्किट एलिमेंट को दिखा रहे हैं। अब ये सर्किट एलिमेंट कोई बैटरी हो सकता है, कोई रजिस्टर हो सकता है, कोई कैपेसिटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऐसे कुछ रैंडम मैंने डब्बे बना दिए। ऐसे हो सकता है ये सर्किट इधर उधर और भी एक्सटेंडेड हो, कहीं इधर उधर वायर हो, हम तो उसका एक पार्ट ले रहे हैं। हर एक डब्बे के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता है, पता रहेगा, टेंशन मत लो। जैसे इसका पोटेंशियल डिफरेंस मैंने कहा इधर हाई है इधर लो है, ये पोटेंशियल डिफरेंस मान लो V1 है, ये मैं खुद से मान रहा हूं। इधर चलो हम इधर माइनस ले लेते हैं, प्लस ले लेते हैं V2। देखो ये प्लस माइनस अभी आपको नहीं समझ में आएंगे, जब आप सर्किट देखोगे तो वहां आपको पता होंगे कि इधर हाई लेना है इधर लो लेना है, वो सब मैं सिखा दूंगा। इधर का भी मैंने कहा सपोज ये माइनस रहा ये प्लस रहा, ये V3 है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस मान लो इधर हाई है इधर लो है इधर V4 है। ऐसे कुछ डब्बे हैं जिनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता है। तो केवीएल क्या कहता है कि यार एक यहां से किसी चार्ज को जब एक लूप में एक जगह से किसी भी एक पॉइंट से एक लूप में एक रास्ते से घुमाते 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 यहां लाओगे वापस उसी पॉइंट पर, तो सेम उसी पॉइंट पे आने का मतलब है वो वापस से सेम पोटेंशियल पे आ गया। तो रास्ते में हो सकता है आप उसको लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज लेके गए हो सकता है हाई से लो लेके आए हो। तो जब भी आप एक पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस जाते हो तो एक वर्क डन होता है उस चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा। तो यदि पूरे क्लोज लूप में घूम के वापस उसी पॉइंट पे आओगे तो नेट वर्क डन 0 हो जाएगा, क्योंकि वापस आप उसी पोटेंशियल पे आ चुके हो। तो इसलिए बोला कि एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड एक चार्ज को हम कभी लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल में ले जा रहे हैं, मतलब हाई एनर्जी पे ले जा रहे हैं, उसकी एनर्जी बढ़ा रहे हो,
तो कभी घटा रहे हो कभी बढ़ा रहे हो, वापस से फाइनली सेम पोटेंशियल पे लाना मतलब वापस से उसकी सेम एनर्जी होना। तो एनर्जी कंजर्वेशन कहता है कि भाई रास्ते में यदि इनिशियल और फाइनल एनर्जी तुम सेम चाहते हो तो रास्ते में जितना एनर्जी तुमने दिया ना उतना उससे ले भी लिया होगा, तभी वापस से सेम एनर्जी पे आ गया। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का स्टेटमेंट है कि किसी भी एक क्लोज लूप में, क्लोज लूप मतलब जहां से स्टार्ट कर रहे हो वहीं आना है, किसी भी रास्ते से आओ। इन एनी क्लोज लूप, इन एनी क्लोज लूप, एक सर्किट में कोई भी क्लोज लूप लो, नेट पोटेंशियल गेन, नेट पोटेंशियल गेन will be equal to, will be equal to net potential loss, net potential drop। ठीक है, जितना पोटेंशियल गेन होगा उतना पोटेंशियल लॉस होगा। या मैं कहूं कि लेट सपोज पोटेंशियल गेन को मैं प्लस साइन के साथ लिखता हूं, तो पोटेंशियल लॉस को मान लो मैं माइनस साइन के साथ लिखूंगा, जस्ट उल्टा, गेन को प्लस के साथ लिखा तो लॉस को माइनस के साथ। तो जितना गेन उतना लॉस, मतलब वापस से हम उसी पे आ गए, उसी पोटेंशियल पे आ गए। तो रास्ते में कहूंगा सारा सबका टोटल जो सम है वो जीरो कर दो। सम जीरो कैसे, जो गेन है उसको प्लस का ले लो, लॉस है उसको माइनस का ले लो, टोटल उन सबका सम क्या कर दोगे, जीरो। ठीक है, यही किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ होता है। ऐसे समझो पोटेंशियल को, ऐसे समझो फॉर एग्जांपल तुम घर से चलते टाइम रास्ते में आपको किसी ने कुछ पैसे दिए, पोटेंशियल गेन होना मतलब आपको जैसे कुछ पैसे दे दिए मान लो, और फिर आप आगे चले, कोई शॉप आई आपने वहां खर्च कर दिए, फिर आगे चले आपको किसी दोस्त मिल गया जिससे उधार ले रखा तो उसको वापस उससे ले लिया, ऐसे चलते गए और वापस घर लौटे तो पता चला आपके पर्स में जितने रुपए थे आपके वापस आए तो वापस उतने ही रुपए हैं। मतलब रास्ते में आपने खर्चा भी किया है, रास्ते में आपने इनकम भी की है, तो टोटल इनकम और टोटल खर्चा दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो टोटल प्लस माइनस होकर के नेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यही किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ होता है। अब देखो एक लूप में कैसे लगाते हैं, कुछ नहीं, बड़ा सिंपल सा तरीका लगाता हूं। एक लूप में एक रास्ता चूज करो कि मान लो मैं इस रास्ते में ऐसे घूमूंगा, जरूरी नहीं है ऐसे ही घूमो, आप ऐसे भी घूम सकते हो। हमने एक रास्ता चूज किया कि हम इस लूप में ऐसे केवीएल लगाएंगे, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, इस लूप में लूप लॉ भी बोलते हैं इसको। तो यहां से हम पहले इधर आएंगे, तो देखो यहां हमेशा आपको दो साइन मिलेंगे, एक इस एलिमेंट के इधर, एक इस एलिमेंट के इधर। हम दोनों में से कोई सा भी साइन ले सकते हैं, लेकिन फिर हर बार वो ही साइन लेकर के टोटल जीरो करना होगा, लेकिन इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए एक फिक्स चीज याद रखो, क्या, जब भी आप यहां से इधर आ रहे हो तो हमेशा बाद वाला साइन लो, बाद वाला। बाद में माइनस है तो इस पोटेंशियल को माइनस के साथ लिखो, बाद में प्लस है तो इस पोटेंशियल को प्लस के साथ लिखो। एक्चुअल में ये बता रहा है कि जब आप यहां से यहां आ रहे हो तो V1 पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है और V1 घट रहा है, माइनस में आना मतलब आप हाई से लो वोल्टेज आ रहे हो, मतलब V1 पोटेंशियल में ड्रॉप हो रहा है। फिर आप यहां से इधर जा रहे हो तो V2 का पोटेंशियल में गेन है, तो आप टोटल जब सम करोगे तो लिखोगे माइनस का V1, आगे आओगे प्लस का V2, फिर आगे जाओगे प्लस का V3, फिर आगे जाओगे माइनस का V4, और टोटल उसी पॉइंट पे आगे मतलब इक्वल टू जीरो। मतलब इन एक पूरे क्लोज लूप में टोटल किसके बराबर कर दो, जीरो के बराबर। यही होता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, और ये हम आगे लगाएंगे तो हमें ये लगाना आना चाहिए कि यह किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कैसे लगा रहे हैं। बस आप जहां से स्टार्ट कर रहे हो वहां से चल करके एक पूरे लूप में घूमो, हर पोटेंशियल जो डिफरेंस है उसको विद साइन लिखो और बाद वाले साइन के साथ लिखो और इक्वल टू जीरो कर दो। इक्वल टू जीरो सिर्फ हम क्लोज लूप में ही करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहां का पोटेंशियल कुछ भी हो सकता है, मान लो जीरो था तो ये हो जाएगा माइनस V1, फिर ये प्लस V2 हो जाएगा, फिर ये प्लस V3 हो जाएगा, फिर ये माइनस V4 हो जाएगा, और वापस से जीरो हो जाएगा सबका टोटल, तो सबका टोटल जीरो होगा। ऐसे होता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन देखो, ये नीट 2020 में क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं तुम्हें एक बैटरी के बारे में बताऊंगा, फिर इस क्वेश्चन को करवाता हूं। किसी को नहीं पता है तो एक बैटरी के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं, बैटरी और रेजिस्टेंस दोनों ही बता देता हूं। ठीक है ना, सर्किट के बारे में थोड़ा बताते हैं। तो सर्किट में बैटरी की बात करते हैं, बैटरी, बैटरी
हो सकता है कुछ बच्चों को पता हो, कुछ को ना पता हो, तो बता देता हूं। बैटरी जो होती है ना, बैटरी को ऐसे दिखाया जाता है सर्किट में। हम एक आइडियल सेल की बात कर रहे हैं, सेल बोल दो या बैटरी बोल दो। इस बैटरी का अपना एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है जिसको हम ईएमएफ बोलते हैं, जो ये अपने अक्रॉस रखती है, वो वी है मान लो, ठीक है। इसको बोलते हैं ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ सेल। इसमें दो लाइन होती है, एक छोटी लाइन एक बड़ी लाइन, दो से ज्यादा भी हो सकती है, कई बार ऐसी भी लाइन देखने को मिल सकती है, ऐसे ज्यादा भी दिख सकती है, लेकिन फाइनली उधर छोटी है और इधर फाइनली बड़ी है। जिधर लाइन बड़ी है उधर हाई पोटेंशियल होता है और जिधर लाइन छोटी है उधर लो पोटेंशियल होता है। मतलब बैटरी कहती है कि भाई हमारे अक्रॉस हम V का पोटेंशियल डिफरेंस रखेंगे ईएमएफ के बराबर, और जिधर हाई वोल्टेज होगा, जिधर मतलब बड़ी लाइन होगी उधर हम हाई रखेंगे और दूसरी तरफ लो रखेंगे। फॉर एग्जांपल 5 वोल्ट की बैटरी है तो ये अपने अक्रॉस 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस रखेगी, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये हमने एक बैटरी बनाई, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, मान लो 10 वोल्ट की बैटरी बनाई। तो यदि तुम ए के पोटेंशियल को 0 वोल्ट लोगे तो उस सिचुएशन में बी का पोटेंशियल आपका 10 वोल्ट रहेगा प्लस में, हाई। देखो इधर माइनस, इधर प्लस, इधर ज्यादा रहेगा। यदि आप ये वोल्टेज 0 नहीं 10 वोल्ट लेते हो तो उस सिचुएशन में ये 20 वोल्ट रहेगा। कुल मिला के उधर से इधर का पोटेंशियल 10 ज्यादा रहेगा। यदि कभी आप ये वोल्ट -5 वोल्ट का पोटेंशियल लेते हो तो ये +5 वोल्ट का हो जाएगा, डिफरेंस अभी भी 10 का रहेगा। यदि यहां का पोटेंशियल -10 वोल्ट है तो यहां का पोटेंशियल 0 हो जाएगा। कुल मिला के बैटरी कहती है कि मैं मेरे टर्मिनल के अक्रॉस ईएमएफ के बराबर पोटेंशियल डिफरेंस रखूंगी। किधर कम, जिधर छोटी लाइन है, किधर ज्यादा, जिधर बड़ी लाइन है। ये तो बैटरी की कहानी है। चलो रजिस्टेंस की कहानी भी आपको बता देता हूं। रजिस्टर देखो, रजिस्टर को सर्किट में दिखाने का तरीका ऐसे होता है। एक सर्किट में रजिस्टेंस को इस तरीके से दिखाया जाता है। इसके दो टर्मिनल होते हैं, एक ये टर्मिनल हो गया, ये एक ये। जैसे बैटरी का इटसेल्फ पहले से ही डिफाइंड होता है कि इधर लो पोटेंशियल, इधर हाई पोटेंशियल, उसकी पोलरिटीज पहले से होती हैं, बैटरी पे लिखी रहती हैं। लेकिन रजिस्टर के केस में ऐसा नहीं है। रजिस्टर की कोई पोलरिटी पहले से डिफाइंड नहीं है। आप यदि इसमें करंट किधर से किधर भेज रहे हैं उसके हिसाब से पोलरिटी सेट करता है। यदि कभी करंट इधर से जा रहा है आई, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो V होगा वो होगा I इंटू आर के बराबर, जहां R इसका रजिस्टेंस है, ठीक है। और जिधर से करंट एंटर करेगा उधर हमेशा हाई वोल्टेज होगा और जिधर से करंट बाहर निकलेगा उधर हमेशा लो वोल्टेज होगा। ये रजिस्टर की कहानी है। हाई वोल्टेज किधर, जिधर से करंट एंटर कर रहा है, और जिधर से बाहर निकल रहा है उधर लो वोल्टेज। मतलब रजिस्टेंस में करंट हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज फ्लो करता है। इनसाइड द रजिस्टेंस करंट जो है हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ फ्लो करता है, ठीक है। रजिस्टेंस के बारे में कुछ बातें और पता होनी चाहिए, जैसे पावर लॉस इन रजिस्टर। पावर लॉस इन रजिस्टर, जब भी रजिस्टर से करंट फ्लो करेगा तो इसमें एक एनर्जी का लॉस होगा, पावर का लॉस होगा। और ये पावर लॉस का फॉर्मूला होता है P = V²/R, और इसको I²R भी बोलते हैं, ठीक है। और इसको V × I से भी लिख देते हैं, V × I से। तीनों ही पावर सेम ही फॉर्मूले हैं, कुछ नहीं है। V को जब रखोगे I × R तो ये हो जाएगा I² × R², एक R कट जाएगा, I²R बच जाएगा। अब जैसे यदि मान लो इसमें IR, एक I को अलग कर लो, बाकी IR को V लिख दो तो V × I हो जाएगा। ये पावर का फॉर्मूला है। ये एनर्जी पर सेकंड इतना लॉस होता है। टोटल यदि किसी इंटरवल में एनर्जी लॉस निकालना है तो पावर को मल्टीप्लाई कर दो टाइम से, वो एनर्जी का लॉस आ जाएगा, ठीक है। यहां जो V है ना, ये बैटरी का पोटेंशियल हो जरूरी नहीं है। यहां V है इस रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। ये है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर, अक्रॉस रजिस्टर। एक्चुअल में ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एक बैटरी है V वोल्ट की, जिसके अक्रॉस हमने 2 रजिस्टर लगा दिए सीरीज में, तो अब जरूरी थोड़ा है कि दोनों में V और V जाएगा, यहां पे नहीं जाएगा, बटेगा, कुछ इसमें जाएगा कुछ इसमें जाएगा। तो हम जब एक रजिस्टेंस का पावर लॉस निकालते हैं तो वोल्टेज जो लेते हैं वो उस रजिस्टर के अक्रॉस लेते हैं जिसका पावर लॉस निकालना है। I जो है इससे करंट है,
आई करंट थ्रू रजिस्टर, करंट थ्रू रजिस्टर, रजिस्टर। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। ये एक सर्किट एलिमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि बैटरी को कैसे लिखते हैं, रजिस्टर को कैसे लिखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है। अब देखो इस क्वेश्चन को करते हैं। 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बोले एक सर्किट दिखा रखा है जिसमें किरचॉफ से लूप रूल लगाना है। फोर्थ नहीं है ये, फोर दी है, फोर दी लूप, ठीक है। फोर दी लूप बी सी डी ई बी, बी से शुरू करो, बी सी डी ई बी, इस लूप में लगाना है, इसमें लगाना है केवीएल। तो अब देखो कैसे लगाते हैं, ध्यान से सुनना। इस सर्किट में आपको कुछ करंट की डायरेक्शंस मेंशन कर रखी है, तो आप यहां पोटेंशियल डिफरेंस लिखो। इसमें ऐसे करंट जा रहा है तो यहां लिखोगे प्लस और यहां लिखोगे माइनस। करंट कितना है I2, रेजिस्टेंस कितना है R2, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस आएगा I2 इंटू R2। जब आप यहां से ये देखोगे तो इस बैटरी आ गई, बैटरी में हमेशा बड़ी लाइन प्लस छोटी लाइन माइनस, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा E2, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस E2। इसमें लिखोगे तो ये माइनस ये प्लस E3। इसमें करंट नीचे आ रहा है, देखो तुम किधर घूम रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता, करंट किधर आ रहा है, करंट नीचे आ रहा है, तो ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, और हमेशा करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो ये होगा I3 इंटू R1, ये पोटेंशियल ड्रॉप होगा। सबका लिख लिया सब? मैंने यही तो बोला था कि मैं सिखा दूंगा कि किस एलिमेंट के अक्रॉस क्या पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, बड़ा आसान है। बैटरी का प्लस माइनस बता दिया, रजिस्टर का प्लस माइनस बता दिया, जब कैपेसिटर पढ़ाऊंगा तो कैपेसिटर का बता दूंगा। अब देखो इस लूप में केवीएल लगाते हैं, तो केवीएल कहता है कि भाई एक पॉइंट जहां से शुरू कर रहे हो घूम के वापस वहीं आ जाओ और टोटल चेंज को 0 कर दो। तो देखो यहां से इधर आएंगे, तो पहले एक रजिस्टर आया तो इसका होगा दूसरा साइन माइनस का, तो माइनस का I2 R2, ठीक है। ये तो सिर्फ करंट को दिखा रखा है, ये कोई एलिमेंट नहीं है। एलिमेंट होता है बैटरी, रजिस्टर, कैपेसिटर, ऐसे। तो ये आ गया I2 R2। अब नीचे आएंगे तो माइनस का दूसरा साइन है E2 के साथ, ये पोटेंशियल माइनस साइन के साथ लिखेंगे। यहां से इधर जाएंगे तो प्लस के साथ E3, यहां से ऊपर जाएंगे तो प्लस के साथ कितना I3 R1 इज इक्वल टू क्या कर देंगे 0। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है माइनस का प्लस का? देखो एक्चुअल में पहला ऑप्शन यही है, बस ये इसमें से एक काम करो, इन माइनस वालों को इधर ले जाओ, ये प्लस में आ जाएंगे, और प्लस वाले इधर जाके माइनस में आ जाएंगे। देखो पूरा इधर ले जाओगे तो I2 R2 प्लस का हो जाएगा, E2 प्लस का हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो माइनस का आएगा, और ये I3 R1 भी माइनस का आ जाएगा, ठीक है। I3 R1 इक्वल टू 0, तो आंसर आ गया ए। तो देखो 4 नंबर का क्वेश्चन है, कैसे केवीएल लगाते हैं ये सिखा रहा है। क्या केवीएल लगाना मुश्किल काम है? बता, क्या केवीएल लगाना मुश्किल काम है? मेरे ख्याल से बहुत आसान काम है केवीएल, ठीक है। तो डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन है तो केवीएल लगाते हैं, बाकी मैं सर्किट को सोल्व करने में केवीएल ज्यादा नहीं लगवाता हूं। सर्किट को सोल्व करने के अल्टरनेटिव मेथड बताता हूं केवीएल की बजाय। एक्चुअल में बोर्ड में करते हैं हम केवीएल लगा लगा के क्वेश्चंस को सोल्व, लेकिन वो लेंथी प्रोसेस होते हैं। लेकिन कई बार हमें केवीएल लगाना इसलिए आना चाहिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं नीट में, ठीक है। चलो दूसरा किरचॉफ्स लॉ पढ़ते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ। देखो केसीएल क्या कहता है, इसको जंक्शन लॉ भी बोलते हैं, जंक्शन लॉ। तो देखो केसीएल क्या कहता है भाई, जंक्शन किसे बोलते हैं पता है? जंक्शन होता है जहां एक दो से ज्यादा वायर्स का टर्मिनल एक जगह मिलते हैं, दो से ज्यादा रजिस्टर या दो से ज्यादा मतलब कोई भी वायर है एक जगह मिल रहे हैं दो से ज्यादा, तो उसको हम बोलेंगे कि ये जंक्शन है। जैसे ये है, ये एक पॉइंट है जहां से इधर से भी वायर आ रहा है, इधर से भी 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 आ रहा है, सब तरफ से आ रहा है, तो ये जंक्शन बन गया। अब इन वायर में किसी से करंट आ रहा होगा तो किसी से जा भी रहा होगा। मान लो इधर से आ रहा है I1, इधर से जा रहा है I2, इधर से जा रहा है I3, इधर से आ रहा है I4, इधर से जा रहा है I5, ऐसे कुछ भी मैंने डायरेक्शन ले लिया। तो देखो किरचॉफ्स करंट लॉ क्या कहता है कि भाई हमारा जो जंक्शन है ना,
कभी भी सर्किट के किसी एक पॉइंट पर चार्ज एक्यूमुलेट नहीं होता रहता है। सर्किट में कोई एक पॉइंट लोगे तो वहां चार्ज जाके एक्यूमुलेट नहीं होता है, ठीक है। चार्ज फ्लो करता है। सर्किट में करंट तब फ्लो करेगा जब सर्किट क्लोज्ड हो, तो प्रॉपरली सर्किट में फ्लो करेगा, इकट्ठा नहीं होगा जाकर के एक जगह। तो जंक्शन पे भी चार्ज इकट्ठा नहीं होगा, जितना चार्ज आ रहा होगा उतना ही चार्ज यहां से जा रहा होगा। करंट क्या होता है? करंट होता है कि किस रेट से चार्ज आ रहा है या जा रहा है, ठीक है। हम कह रहे हैं भाई टोटल जितना चार्ज आ रहा है उतना जा रहा है। तो ये जो है ना किरचॉफ्स करंट लॉ, ये बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। क्या कहता है ये किरचॉफ्स करंट लॉ? ये कहता है कि टोटल इनकमिंग करंट विल बी इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट एट ए जंक्शन। टोटल इनकमिंग करंट will be equal to total outgoing current at a junction। जंक्शन पे टोटल इनकमिंग करंट है उतना ही टोटल आउटगोइंग करंट होगा। इसको शॉर्ट में लिखते हैं कि एक काम करो, आने और जाने वाले में से किसी एक को प्लस बोल दो, किसी दूसरे को अपने आप ही दूसरा माइनस का हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई, कभी मेरे पास पैसे आ रहे हैं, कभी मेरे पास से पैसे जा रहे हैं, मुझे हिसाब किताब करना है, तो मैं क्या कहूंगा, चलो भाई मेरे पास जो पैसे आ रहे हैं आमदनी मानूंगा, उसको प्लस का लिख रहा हूँ, और जो मेरे पास से जा रहे हैं उसको माइनस का लिखूंगा। तो मैं जहां लिखा होगा प्लस 200 रुपए मतलब कहीं से 200 आए होंगे, जहां लिखा होगा माइनस 500 रुपए मतलब मैंने कहीं 500 रुपए खर्च किए होंगे। तो उन सबका टोटल करूंगा तो वो टोटल लेन देन हो जाएगा, कितना आया कितना गया। अब मैं कह रहा हूं कि भाई मैं तो इकट्ठा नहीं रखता हूं, मेरे पास आता है मैं दे देता हूं, आता है दे देता हूं। जैसे ये जंक्शन इकट्ठा नहीं करता है, आ रहा है उतना दे रहा है, तो जितना आ रहा है उतना दे रहा है, मतलब टोटल सम क्या होना चाहिए? जीरो। तो ये कह रहा है समेशन ऑफ करंट जंक्शन पे जीरो होना चाहिए, यही किरचॉफ्स करंट लॉ है। जैसे यहां पे लगाओगे तो यहां देखो I1 आ रहा है, I2 जा रहा है। I1 को लेट सपोज मैंने माइनस का बोल दिया, माइनस का I1 आ रहा है, जाने वाले को प्लस का बोल दिया, I2 जा रहा है। देखो I3 भी जा रहा है तो प्लस का, I4 आ रहा है तो माइनस का, I5 जा रहा है तो प्लस का, और इक्वल टू क्या कर दो? जीरो। अब कोई कहे सर 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 एक बात बताओ सर, मैं आने वाले को प्लस का बोलूं तो क्या फर्क पड़ जाएगा? ये प्लस का होगा तो ये माइनस के हो जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा ये माइनस के हो जाएंगे। उससे इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि टोटल तो जीरो ही होना है, ठीक है। ये कहलाता है किरचॉफ्स करंट लॉ, KCL, ठीक है। किरचॉफ्स करंट लॉ। देखो इसको एक सर्किट में लगा के दिखाता हूं, इसको एक सर्किट में लगा के दिखाता हूं। जैसे ये हमारा एक रजिस्टर है, ये हमारा एक रजिस्टर है, और ये हमारा एक रजिस्टर है, ऐसे है। मान लो यहां का पोटेंशियल V1 है, यहां का V2 है, यहां का V3 है, इसका रेजिस्टेंस R1 है, ये R2 है और ये R3 है। एक्चुअल में ये सर्किट जो है ना किसी एक सर्किट का हिस्सा है। ये जो दिखा रखा है डायग्राम, ये किसी एक सर्किट का हिस्सा बना रखा है, पूरा सर्किट नहीं बनाया, हिस्सा बनाया। कुछ पोटेंशियल दे रखे हैं और बोला जंक्शन का पोटेंशियल क्या होगा ये बताओ। बोला इस सिचुएशन में जंक्शन का पोटेंशियल बताओ, फाइंड जंक्शन ऑफ पोटेंशियल ऑफ जंक्शन, फाइंड पोटेंशियल ऑफ जंक्शन। तो अब देखो कैसे करते हैं भाई, हमने कुछ पोटेंशियल सेट कर रखे हैं V1 V2 V3 और जंक्शन का पूछा है, कुछ रेजिस्टेंस दे रखे हैं। तो होगा क्या, इस जंक्शन में किसी रजिस्टर के थ्रू करंट हो सकता है आ रहा हो, किसी से हो सकता है जा रहा हो, वो डिपेंड करता है कि कौन ज्यादा है, ये पोटेंशियल ज्यादा है या ये पोटेंशियल ज्यादा है। यदि V1 ज्यादा होगा तो उधर से इधर आएगा, यदि V ज्यादा होगा तो यहां से उधर जाएगा। अब हम कहते हैं भाई हमें तो नहीं पता कौन ज्यादा है कौन कम,
तो देखो इससे फर्क नहीं पड़ता, हम तो कहेंगे टोटल आने वाला जीरो कर दो या टोटल जाने वाला जीरो कर दो, टोटल तो जीरो होना है, क्योंकि उनमें से देखो मैंने कहा टोटल जाने वाला करंट जीरो है, मैंने कहा यहां से जितने भी करंट जा रहे हैं टोटल सम जीरो है, इसका मतलब है कि पक्का किसी ना किसी रास्ते से आ भी रहा होगा और किसी रास्ते से जा रहा होगा, तो आने वाला और जाने वाला बराबर होगा, तो मैं उसको बोल सकता हूं कि टोटल जाने वाला जीरो है। ठीक है, तो अब देखो जंक्शन लो लगाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम कहेंगे कि इधर जाने वाला करंट, हम किधर से आ भी रहे हैं ना, तो हम नहीं कहेंगे आ रहा है, हम कहेंगे जा रहा है, माइनस का जा रहा है, 2 एंपियर आ रहा है मतलब -2 जा रहा है। ठीक है ना, तो ये करंट मैंने कहा सपोज I1 है, इधर से जाने वाला I2 है और इधर से जाने वाला I3 है, तो केसीएल कहता है कि भाई तीनों का सम जो है ना जाने वालों का, वो सम जीरो होगा, यही किरचॉफ्स करंट लॉ है। अब देखो इसको लगाएंगे कैसे, यहां से कितना जा रहा है करंट मुझे निकालना है, तो एक रेजिस्टेंस में जाने वाला करंट होता है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन उसका रेजिस्टेंस। तो बताओ ये I1 लिखूंगा तो लिखूंगा पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस V1 अपॉन R1, ये I1 आएगा। ऐसे I2 आएगा V माइनस V2 अपॉन R2, ऐसे I3 आएगा V माइनस V3 अपॉन R3, और इन सब का टोटल क्या कर दूंगा जीरो, ये ही KCL होता है। अब सुन लो बेटा ध्यान से, हम जानते हैं कि V जो है तीनों में तो ज्यादा नहीं होगा, V1 V2 V3 तीनों से तो ज्यादा नहीं होगा, किसी से ज्यादा होगा तो किसी से कम भी होगा, लेकिन हमें हमेशा यहां ऐसे लिखना है, जंक्शन का पोटेंशियल माइनस इधर का पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, एक और होता तो वो पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, और टोटल को जीरो के इक्वल कर दूंगा, KCL कहता है। जब इसको सोल्व करोगे ना तो तुम्हें V1 V2 V3 पता है, R1 R2 R3 पता है, तो यहां से आप V निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, जंक्शन का पोटेंशियल निकालना सोल्व कर सकते हैं। ये होता है KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ। तो बेसिक तो लॉ है ये जो हमें ध्यान रखने होते हैं। अब इनको मिक्स करके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, सर्किट को सोल्व करना सीखेंगे। पहले क्वेश्चन ये करते हैं, देखो पूरा सर्किट पे उतरने से पहले सर्किट के छोटी छोटी कैलकुलेशंस करना सीखते हैं। ठीक है, ये देखो ये है, ठीक है ना, हाँ। इन द सर्किट शोन इन द फिगर ए पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज टेकन टू बी जीरो, बोला ए का पोटेंशियल जीरो ले लो, ठीक है, इसका पोटेंशियल जीरो ले लो, ले लिया भाई। पोटेंशियल ऑफ बी बताओ, बी का पोटेंशियल बताना है, मतलब मुझे ए से बी का रास्ता ट्रेवल करना है भाई, पोटेंशियल का हिसाब किताब करते हुए। तो देखो यहां पे हम क्या करेंगे, कुछ करंट दे रखे हैं, तो क्या तुम बता सकते हो कि ये बैटरी है, देखो ये बैटरी है, ठीक है ना, ये सही से बना नहीं रखी है, थोड़ी सी छोटा बड़ा छोटा, यहां बड़ा आएगा फिर छोटा फिर बड़ा, ऐसे आएगी, और ये बैटरी का इधर माइनस इधर प्लस है, और कितना पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट, ठीक है, ये माइनस ये प्लस 1 वोल्ट की बैटरी होगी, ठीक है। इधर से करंट, ये सिर्फ करंट को दिखा रहा है, कोई एलिमेंट नहीं है। आप यदि इधर से इस रास्ते से आएंगे बी पे, तो ये रेजिस्टेंस नहीं पता आपको, तो जब तक रेजिस्टेंस नहीं पता पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पता, ये रास्ते से आने का कोई फायदा नहीं है। हाँ इसका रेजिस्टेंस पता है लेकिन इधर का करंट नहीं पता, वो हम पता कर सकते हैं कैसे, तुम ही बताओ। यदि मैं कह रहा हूं कि भाई इस जंक्शन पे इधर से 1 एंपियर आ रहा है और इधर 2 एंपियर जा रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, उधर से 1 आए इधर 2 जाए, कहां से और 1 एक्स्ट्रा आ गया, 1 एक्स्ट्रा और कहां से आ गया, तो ऐसा तो तभी पॉसिबल है जब इस रास्ते से 1 एंपियर और आया हो, तो 1 इधर से आया होगा 1 इधर से आया होगा, तब जाके 2 इधर गया होगा, इसी को बोलते हैं KCL, इसी हिसाब किताब को KCL बोलते हैं। बेसिकली हम ये ही कह रहे हैं कि भाई यहां जंक्शन पर जितना आया है उतना गया है, लेकिन इन 2 वायर का मुझे पता है, तीसरे का नहीं पता, तो मैंने कहा भाई इधर से 1 आकर के इधर 2 जा रहा है, ऐसा तो तभी पॉसिबल है जब एक और कहीं से आ रहा हो, तो इस रास्ते से आ रहा होगा। अब यदि करंट ऐसे आ रहा होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस लिखा जाएगा इधर प्लस, सॉरी जिधर से करंट एंटर कर रहा है ऊपर से, इधर प्लस और दूसरी तरफ माइनस, कितना I इंटू आर, आई है 1 एंपियर आर है 2, तो ये आ जाएगा 2 वोल्ट, प्लस माइनस IR 2 वोल्ट आ गया। ऐसे ये बैटरी दे रखी है, तो इसका इधर माइनस इधर प्लस, कितना पोटेंशियल 2 वोल्ट। तो अब ध्यान से देखना, आप कुछ पॉइंट के पोटेंशियल लिखते चलते हैं।
यहां का 0 है, तो जब इधर आओगे तो देखो, जब इधर आ रहे हो तो प्लस, बाद का साइन बढ़ गया, 0 से इधर आ रहे हैं प्लस हो गया कितना, 1 वोल्ट, तो यहां का पोटेंशियल हो जाएगा 1 वोल्ट। उधर से इधर आओगे 1 वोल्ट बढ़ गया। अब यहां से ऊपर जाओ तो एक यहां का है, ऊपर जाने पर फिर प्लस हो गया, बाद वाला साइन लेते हैं, ऊपर जाने पर फिर प्लस हो गया, तो प्लस हो गया मतलब 1 से 2 और बढ़ गया, तो ये आ गया 3 वोल्ट, ये 3 वोल्ट आ गया। इधर से इधर जाओगे तो 2 वोल्ट की गिरावट आएगी, देखो बाद में माइनस साइन है, 2 वोल्ट की गिरावट आएगी, तो 3 से 2 घटेगा तो 1 वोल्ट आ जाएगा, 1 वोल्ट ही हमारा आंसर आ जाएगा। ये तो 1 वोल्ट हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये देखो, केसीएल से तो मैंने यहां करंट का पता किया, और वोल्टेज को ऐसे इस तरीके से बढ़ता हुआ आया और दूसरे पॉइंट पे पहुंच गया। इस रास्ते से जाता तो रेजिस्टेंस नहीं पता, इस रास्ते से जाता तो उसने डाटा सिर्फ इतना ही दिया जिस डाटा का यूज करके मैं ये क्वेश्चन सोल्व करता था, बस सोल्व हो जाए उतना ही डाटा दिया, एक्स्ट्रा डाटा उसने दिया ही नहीं। क्या ये बात चमकी? क्या ये बात चमकी? चलो अब हम थोड़ा सा और लेवल देखो, धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाते जाएंगे। हम अभी सर्किट पे उतरने से पहले एक चीज, एक तरीके का क्वेश्चन और करते हैं। ये क्वेश्चन देखो 2016 में पूछा हुआ है, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन 2025 में नीट में भी आया था, लेकिन वो इंडक्टर के साथ आया था, तो मैं वहां पे करवाऊंगा। ये देखो, बोला कि एक सर्किट का पार्ट है, द पोटेंशियल डिफरेंस वीए माइनस वीबी बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी कितना होगा वो बताना है। बोले एक सर्किट में एक ब्रांच दिखा रखी है, एक ब्रांच का डायग्राम दे रखा है, पूरे सर्किट का नहीं दिया, एक ब्रांच का, जिसमें 2 एम्पियर करंट इधर से इधर फ्लो कर रहा है। तो बोला ए और बी के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो अब ये पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो यहां देखो, लूप लगाने के लिए, केवीएल लगाने के लिए पूरा लूप नहीं है, पूरा लूप दिया ही नहीं, उसने तो एक हिस्सा दे दिया, ब्रांच दे दी उसकी। तो अब देखो इसको कैसे सोल्व करते हैं। हम कहेंगे 2 एम्पियर इधर आएगा, तो हर एलिमेंट का प्लस माइनस पोटेंशियल डिफरेंस लिख लो। इधर से करंट आ रहा है, जिधर से एंटर करा उधर प्लस, दूसरी तरफ माइनस, आई इंटू आर, 2 गुना 2 4 वोल्ट, ये 4 वोल्ट। बैटरी का लिखा ही है, उधर प्लस इधर माइनस। रजिस्टर का देखो, करंट उधर से इधर आ रहा है, पूरी ब्रांच में सेम ही करंट होगा, तो ये प्लस होगा, ये माइनस, कितना 2 एम्पियर करंट, 1 ओम रजिस्टेंस, 2 एकम 2 वोल्ट आ गया। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखते हैं, वीए माइनस वीबी लिखना कैसे लिखते हैं। इस पोटेंशियल को तुम मान के चलो पैसा मानो, पैसा, माइनस होने का मतलब है गया, प्लस होने का मतलब आया। तो देखो मान लो तुम्हारे पास ए पर कुछ प्रॉपर्टी थी वीए, तुम्हारे पास पॉकेट में वीए थे, वीए रुपया थे ए पर, पता नहीं कितने हैं वीए, बट कुछ भी थे, वीए बोल दिया। जब हम उधर से इधर आए तो माइनस, बाद का साइन माइनस, मतलब घटे, किसी ने छीन लिया हमसे, कितने, 4 रुपए, 4 गिरावट होगी। फिर आगे आए, फिर 3 किसी ने छीन लिए, तो 3 रुपए और छीन लिए। फिर आगे आए, फिर 2 किसी ने छीन लिए, तो 2 और छीन लिए। फिर आगे नहीं जा रहे, बस पहुंच गए हम डेस्टिनेशन पे। तो यहां मान लो मेरे पास 100 रुपए थे, मुझे पता करना है दूसरी जगह मेरे पास कितने होंगे। रास्ते में 100 रुपए लेके चला था, किसी ने 20 रुपए छीन लिए, मतलब 80 बचे। फिर किसी ने 10 रुपए छीन लिए, मतलब 70 बचे। फिर किसी ने 30 रुपए छीन लिए, मतलब 40 बचे। तो बी पर कितने बचे, 40। वो ही एक्चुअल में कर रहे हैं, इतने थे, इतने यहां छीन लिए, इतने यहां छीन लिए, इतने यहां छीन लिए, किसके बराबर आ गए, वीबी के बराबर। तो ये केवीएल लगाने का दूसरा तरीका है। वैसे केवीएल एक लूप के लिए लगाते हैं, तो लूप वाले केस में हम ना तो स्टार्टिंग पॉइंट का पोटेंशियल लिखते, ना फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल लिखते। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट सेम ही होता है। सोचो यदि ये और ये पॉइंट सेम ही होता तो यहां स्टार्टिंग का वीए लिखते और बराबर में ये भी वीए ही लिखते, और वीए वीए कट जाता। तो केवीएल में हम क्या करते हैं, ये स्टार्टिंग एंड लिखते नहीं, क्योंकि सेम होता है, उसको लिखने का फायदा ही नहीं है। हम तो क्या करते हैं, वहां से आगे बढ़ते हैं सीधा और चेंज लिखते हैं, और सारे चेंज का टोटल 0 कर देते हैं। लेकिन यहां पूरा लूप क्लोज नहीं है, तो हम कहां से शुरू कर रहे हैं वो लिखना पड़ेगा। जो भी चेंजेस हो रहे चेंज करते जाएंगे, और फाइनल डेस्टिनेशन पहुंच के बराबर में उसका पोटेंशियल। अब मुझे बताना है वीए माइनस वीबी, तो यह आ जाएगा 4 3 7 और 2 9 वोल्ट, 9 वोल्ट विल बी द आंसर। तो ऐसा क्वेश्चन भी करना आना चाहिए। इस क्वेश्चन में मैंने कहीं भी केवीएल नहीं लगाया। केवीएल और इसमें डिफरेंस समझ में आया?
ये पोटेंशियल का हिसाब किताब है, एक पॉइंट से शुरू करके दूसरे पार। कोई कहे नहीं सर मैं तो बी से ए जाऊंगा, चले जाओ कोई दिक्कत नहीं। वीबी +2 +3 +4 इज इक्वल टू वी ए, तो वहां से भी वी ए माइनस वीबी निकालोगे तो ये ही आएगा। ठीक है, क्या इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ, इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ भाई, बोलो क्लियर है, बोलो। अब हम आते हैं सर्किट पे, थोड़ा सा सर्किट बढ़ाते हैं। अब देखो सर्किट कैसे सोल्व करते हैं, छोटी छोटी चीजें बताऊंगा, ध्यान से समझना और ध्यान से यूज करना। सबसे पहले मैं आपको सबसे बेसिक सर्किट सोल्व करना सिखा रहा हूं, सबसे बेसिक सर्किट। सबसे बेसिक सर्किट होता है सिंगल लूप सर्किट, मतलब एक ऐसा सर्किट जिसमें एकमात्र रास्ता है घूमने का। सर्किट में उसको बोल रहा हूं जब पूरा क्लोज लूप बना के हमें दे रखा है। जैसे ये देखो एक बेसिक सर्किट है जिसमें मात्र इकलौता रास्ता है। सर और ऐसा खतरनाक सर्किट क्या होगा, मान लो यहां से मैंने एक रजिस्टर लगा दिया, तो अब इसमें इकलौता रास्ता नहीं रहेगा, एक लूप ये बन गया ये बन गया, मतलब करंट को बटने का ऑप्शन मिल गया। यहां से जो करंट जा रहा है जरूरी नहीं सीधा आगे जाए, वो दूसरे रास्ते से बट रहा है, तो वो अब सिंगल लूप नहीं रहेगा। क्या ये वाला सर्किट जो है सिंगल लूप सर्किट है? नहीं, ये भी अभी सिंगल लूप नहीं रहा। कुल मिला के सिंगल लूप सर्किट वो है जिसमें करंट को बहने का एकमात्र रास्ता है, इसको हम बोलते हैं सिंगल लूप सर्किट। और ये सर्किट सोल्व करने में बहुत ही आसान होते हैं। कैसे? ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सारे रजिस्टेंस एक साथ कर दो, सारी बैटरी एक साथ कर दो, सारे रजिस्टेंस को जोड़ो और इकट्ठा एक रजिस्टेंस बना दो, सारी बैटरी को, मैं नहीं कहूंगा जोड़ो, सारी बैटरी को पोलरिटी के साथ जोड़ो, क्योंकि रेजिस्टेंस की तो पोलरिटी नहीं है, 2 ओम 3 ओम 5 ओम सीधा ऐड हो जाएंगे, लेकिन बैटरी को फर्क पड़ता है कि किधर निगेटिव पोलरिटी किधर पॉजिटिव पोलरिटी। एक बैटरी जो है, मान लो कभी ऐसे बैटरी बनी हुई है ऐसे, तो इसकी इधर निगेटिव उधर पॉजिटिव, तो एक्चुअल में ये बैटरी हमेशा ऐसे करंट फ्लो कराना चाहती है, ऐसे चाहती है खुद। बैटरी हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकालना चाहती है, लेकिन कभी कभी करंट उल्टा भी फ्लो करता है। जब करंट उल्टा आ रहा हो तो मतलब बैटरी को चार्ज किया जा रहा है, कोई और बड़ा सोर्स आ गया है जो बैटरी को चार्ज कर रहा है। और कभी ऐसे करंट फ्लो कर रहा है मतलब बैटरी एनर्जी दे रही है, उसको एनर्जी दे रही है, मतलब डिस्चार्ज हो रही है। तो बैटरी की चार्जिंग डिस्चार्जिंग वैसे मैं पढ़ाऊंगा अलग से सेल में, लेकिन जस्ट पता होना चाहिए कि जब भी बैटरी चाहती है खुद से करंट, खुद की एनर्जी देके करंट फ्लो करवाना, तो वो ऐसे भेजना चाहती है। अब इस सर्किट में देखो, क्या दोनों बैटरी सेम पोलरिटी से जुड़ी हुई है? क्या अब दोनों बैटरी की पोलरिटी सेम है? देखो ये बैटरी चाहती है कि मैं ऐसे करंट फ्लो करवाऊं, मतलब एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करवाऊं। ये भी चाहती है कि मैं एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करवाऊं, मतलब दोनों बैटरी की पोलरिटी सेम है। सेंस ऑफ करंट देखो, दोनों बैटरी क्या चाहती है, दोनों एंटी क्लॉकवाइज बहाना चाहती हैं, मतलब सेम पोलरिटी है, तो दोनों बैटरी को एक जगह बना दो। अब यदि सेम पोलरिटी है तो जोड़ दो, 2 वो ये 4 ये 6 वोल्ट, और प्लस माइनस वैसे ही बनाओ जैसे था, जैसे वो था, तो वो 6 वोल्ट की एक बैटरी बना दो, इधर माइनस इधर प्लस। और इस सर्किट में पूरी ब्रांच में जितने भी रेजिस्टेंस है, 4 ये एक ये एक ये, 4 और 2 6 ओम का रेजिस्टेंस लगा दो, ये लो 6 ओम का रेजिस्टेंस लगा दो। तो तुम ही बताओ इस ब्रांच में इस बैटरी से कितना करंट फ्लो करेगा? अब बड़ा आराम से निकलेगा, एक बैटरी एक रेजिस्टेंस, करंट होगा V/R। अरे V इज इक्वल टू IR, जो बैटरी है वो रेजिस्टेंस के अक्रॉस है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो बैटरी पे है वही रेजिस्टेंस पे है, तो V हो गया 6 वोल्ट और R हो गया 6 ओम, 1 एम्पियर आंसर आ गया, 1 एम्पियर आंसर आ गया। क्या सिंगल लूप सर्किट सोल्व करना कोई खतरनाक काम होगा क्या? तुम ही बताओ, सिंगल लूप सर्किट को सोल्व करना क्या आप कोई खतरनाक काम होगा? ये नीट का क्वेश्चन है। एक और देखो सिंगल लूप का क्वेश्चन, ये देखो 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 जरा सोल्व करके देखो कि क्या ये क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हो या नहीं। पहले तो पहचानो कि ये सिंगल लूप है या नहीं, पहले पहचानना जरूरी है ना, क्या ये सर्किट एक सिंगल लूप सर्किट है?
बिल्कुल, देखो एकमात्र रास्ता है करंट को फ्लो करने के लिए। उधर ऐसे फ्लो करेगा तो भी एकमात्र, ऐसे करेगा तो भी, तो मतलब कुल मिला के एक ही लूप है। अच्छा, हमें क्या बताना है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट बताना है सर्किट में। तो यार एक बात बताओ, बैटरी दो है, यहां पे दो है, तो दोनों को जोड़े या माइनस करें? तो पोलरिटी देखनी पड़ेगी। इस बैटरी से पूछा गया, ये बोली मैं तो इधर करंट बहाना चाहती हूं, बोलो। ये बोली नहीं भाई, मैं तो इधर करंट बहाना चाहती हूं। दोनों एक दूसरे से लड़ रही है। एक कह रही है क्लॉकवाइज बहाऊंगी, एक कह रही है एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करना चाहिए। किसकी सुने? दो बैटरी है, किसकी सुने? तो बड़ी वाली की सुनी जाएगी, ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा वोल्टेज है। तो ऐसे सिचुएशन में दोनों बैटरी का ईएमएफ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, घट जाएगा। सेम डायरेक्शन होती तो प्लस हो जाता, डिफरेंट डायरेक्शन में करंट चाहती है तो माइनस हो जाएगा। मतलब जो इक्विवेलेंट बैटरी बनेगी वो बड़ी वाली के हिसाब से बना दो, बना दो भाई बड़ी वाली के हिसाब से। कितना? 10 माइनस 5 मतलब 5 वोल्ट। 5 वोल्ट की एक बैटरी बना दी। अब जितने भी रजिस्टेंस है सिंगल लूप है, सारे एक साथ जोड़ दो। तो ये है 2 ओम, ये है 7 ओम, ये है 1 ओम। 7 और 1 8 और 2 10 ओम। 10 ओम का रजिस्टेंस लगा दो। ये लो साहब, 10 ओम का एक रजिस्टेंस लगा दिया। 5 वोल्ट की होगी बैटरी, 10 ओम का हो गया रजिस्टेंस। क्या इस सर्किट में करंट बता सकते हैं? इधर फ्लो करेगा, ऐसे ऐसे करंट फ्लो करेगा, मतलब क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा। कितना? बैटरी हो गई 5, रजिस्टेंस हो गया 10, करंट आएगा 0.5 एम्पियर, आधा एम्पियर करंट फ्लो करेगा और क्लॉकवाइज। तो 0.5 एम्पियर फ्रॉम ए टू बी थ्रू ई, ए से बी ई के थ्रू, हाँ क्लॉकवाइज, बिल्कुल सही बात है। ये लो, ये आंसर रखे, ये आंसर आ गया साहब। क्या ये मुश्किल काम है? क्या ये मुश्किल काम है? सिंगल लूप में कितनी बैटरी दे दे, कितने ही रेजिस्टेंस दे दे, सिंगल लूप तो मतलब सही बताऊं ना तो पेन टिकाने की जरूरत नहीं है, ओरली सोल्व कर सकते हो। सिंगल लूप सर्किट को सोल्व करने के लिए कभी पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। सारे बैटरी पोलरिटी दिख रही है, तुरंत जोड़ दो, घटा दो, जो भी करना कर दो। सारे रेजिस्टेंस एक साथ कर दो, बैटरी अपॉन रेजिस्टेंस, ये लो करंट आ गया साहब। हो गया सर्किट सोल्व, हो गया सर्किट सोल्व। और क्या चाहिए? लेकिन अब थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं, क्योंकि हमेशा सिंगल लूप ही मिले जरूरी थोड़ा है। मामला कभी बदल भी सकता है। बदल गया, बदल गया मामला। देखो यहां, क्या ये सिंगल लूप है? क्या यहां सिर्फ एक ही रास्ता है? जवाब है नहीं, एक ही नहीं है। सिंगल लूप तब होता जब ये 2 वोल्ट 10 वोल्ट की बैटरी नहीं होती, या ये वाली ब्रांच नहीं होती। यहां मल्टीपल लूप है। तो अब ऐसी सिचुएशन में कैसे सोल्व करें? तो बोर्ड में तो क्या सिखाते हैं, ऐसी सिचुएशन को सोल्व करने के लिए 2 लूप लेते हैं, करंट मानते हैं, एक I1, इसमें I2, फिर I1 प्लस I2 ऐसे कुछ मानते हैं, फिर इसका लूप KVL लगाते हैं, फिर इसका KVL लगाते हैं, फिर दोनों इक्वेशंस को सोल्व करते हैं। बकवास, बकवास। नीट में हम ऐसा नहीं करेंगे, वहां ऑप्शन होता है हमारे पास, तो हम डायरेक्ट डिफरेंट तरीके से आंसर निकालेंगे। कम समय लगे, कम मेहनत हो, आराम से आंसर आ जाए। तो देखो बेटा, एक सर्किट में एक पॉइंट का पोटेंशियल किसी का भी रेफरेंस के लिए हम कुछ भी मान सकते हैं। इस सर्किट में देखो, किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल जो आपको अच्छा लगे, उस पॉइंट का पोटेंशियल 0 अज्यूम कर लो। कभी भी सर, हाँ कभी भी कर सकते हो, बट एक कंडीशन है, जब भी सर्किट में तुम्हें अर्थिंग दे रखी हो, मान लो कहीं से, मान लो सर्किट में तुम्हें ऐसे दे रखा है, इसको बोलते हैं अर्थिंग करना, तो फिर हम हमारी मर्जी से 0 नहीं मानते, फिर उस पॉइंट को 0 लेना होता है। अर्थिंग का मतलब है जिस पॉइंट को अर्थ किया है उस पॉइंट का पोटेंशियल 0, ठीक है। लेकिन यहां ऐसा नहीं दे रखा, और मोस्टली सर्किट में नहीं देता है, तो खुद से 0 मान सकते हैं किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल। लो चलो इसी का 0 मान लेते हैं, लेट 0 वोल्ट, इसका पोटेंशियल 0 वोल्ट ले लेते हैं, ठीक है। अब जब इसका पोटेंशियल 0 हो गया तो ये भी 0 ही हो गया, क्योंकि यहां तो कुछ लगा हुआ ही नहीं है, ये 0 आ गया। यहां से इधर गए, ये 6 वोल्ट आ गया साहब। यहां से इधर गए, ये 10 वोल्ट आ गया साहब। देखो बैटरी में प्लस वाली टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं इसलिए बढ़ा रहा हूं, इसमें भी प्लस की तरफ गए, बढ़ा दिया। ये 10 तो ये भी 10 आ गया साहब, 10 वोल्ट ही,
क्योंकि यहां कुछ नहीं लगा हुआ। ये 0 था, 0, तो यहां का कितना आएगा, उधर प्लस की तरफ गया, 4 वोल्ट आ गया साहब, 4 वोल्ट। इस सर्किट में 2 रेजिस्टेंस है। कितने रेजिस्टेंस है, 2, एक ये और एक ये। लेकिन मुझे करंट 10 वोल्ट की बैटरी से बताना है। बेटा एक बात बताऊं, हम रेजिस्टेंस का करंट निकाल सकते हैं कैसे, कुछ नहीं, रेजिस्टेंस का अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन उसका रेजिस्टेंस, करंट निकल जाता है। लेकिन बैटरी के लिए ऐसा कुछ नहीं है। बैटरी का करंट हम ऐसे निकाल ही नहीं सकते। बैटरी के लिए तो ओम्स लॉ लगता नहीं है। बैटरी का तो ईएमएफ वोल्टेज तो फिक्स होता है, करंट कितना भी जाए। तो अब बैटरी के करंट को कैसे निकाला जाए, तो कभी भी हम डायरेक्टली बैटरी का करंट नहीं निकालते। हम बाकी रास्ते देखते हैं कि बाकी सर्किट में रेजिस्टेंस से करंट कितना है, फिर उन सब का यूज करके और फिर पता करते हैं कि बैटरी से कितना करंट है। मतलब देखो अभी समझाता हूं। आप बैटरी का डायरेक्ट नहीं बता सकते इस ब्रांच में कितना करंट है, लेकिन क्या इस रेजिस्टेंस का करंट बता सकते हो, इस वाले में। इस रेजिस्टेंस में हाई वोल्टेज ये है, लो वोल्टेज ये है, तो हाई से लो करंट फ्लो करेगा I1। I1 नाम दे दो, I1। I1 होगा डेल्टा V बाई आर, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। अब तुम ही बताओ, इधर और इधर में पोटेंशियल डिफरेंस कितना, एक तरफ 10 एक तरफ 6, तो डिफरेंस है 4 वोल्ट का। 4 वोल्ट का डिफरेंस, 2 ओम का रेजिस्टेंस, 2 एंपियर करंट आ गया। बता दिया उसका। क्या ऐसे ही इसका बता सकते हो, उधर 10 इधर 4, तो हाई ये है, तो करंट साहब इधर आएगा, कितना आएगा, I2। वही डेल्टा V बाई आर, डेल्टा V कितना है, 10 माइनस 4, 6 वोल्ट अपॉन 2 ओम, तो ये आ गया 3 एंपियर। इस वाली ब्रांच में इधर करंट जा रहा है 3 एंपियर, इस वाली में इधर जा रहा है 2 एंपियर। एक बात बता सकते हो, एक बात बता सकते हो, ये 2 एंपियर इस रास्ते से यहां आएगा, बोलो आएगा या नहीं आएगा। ये 2 एंपियर चलता हुआ इकलौता रास्ता है, यहां तक पहुंच जाएगा 2 एंपियर। और ये 3 एंपियर इधर से चलता हुआ, इधर से चलता हुआ इधर से आएगा 3 एंपियर। एक रास्ते से 2 आ रहा है, एक से 3 आ रहा है, ये कहां जा रहे हैं, इकलौता रास्ता बचा है जाने का ये। तो तुम ही बताओ ये कितना आ जाएगा, दोनों का सम 5 एंपियर आ जाएगा। तो वही पूछा है, करंट थ्रू बैटरी जो है 5 एंपियर, आंसर आ गया। ये लो आंसर, सर्किट में ही सोल्व हो गया क्वेश्चन। क्या कहते हो, क्या ये मुश्किल काम है। देखो फिर से बता दूं, एक सर्किट में एक पोटेंशियल 0 हमने कहीं भी मान लिया। अब तुम यहां 0 ना मानते, यहां मान लेते, तो आंसर अलग नहीं आते, तो भी आंसर फाइनली सेम ही आती। ये 0 होता तो ये -10 होता, ये -10 होता, ये -10 से +4 बढ़ाते तो -6 होता, डिफरेंस वही 6 वोल्ट का आता, डिफरेंस वही 4 वोल्ट का आता। तुम कहां 0 मान रहे हो उससे करंट पे फर्क नहीं पड़ेगा। डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट के पोटेंशियल रेफरेंस पे डिपेंड करेंगे, लेकिन डिफरेंस जो आएगा पोटेंशियल डिफरेंस, उसको रेफरेंस से कोई लेना देना नहीं है। क्या ये सेट है। लेकिन ये तो आसान हो गया साहब, ये तो आसान हो गया। अब इसको थोड़ा सा मुश्किल बना देते हैं आपके लिए, थोड़ा सा इसको मुश्किल बना देते हैं आपके लिए। कैसे, देखो मुश्किल बनाने का अपने पास बहुत तरीके हैं भाई। एक काम करते हैं, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक बैटरी है, ये एक बैटरी है, ये एक रेजिस्टेंस है। ये सपोज 10 वोल्ट की बैटरी है, ये 20 वोल्ट की बैटरी है, ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है। और लेट सपोज यहां इस बार बैटरी नहीं, इस बार रेजिस्टेंस लगा दिया। पहले बैटरी लगी थी, बैटरी से आसान बन गया, इस बार रेजिस्टेंस लगा दिया। कितना, लो साहब 2 ओम का लगा दिया। और हमसे यही पूछा है कि 2 ओम में करंट कितना हो। फाइंड करंट थ्रू 2 ओम रेजिस्टेंस, फाइंड करंट थ्रू 2 ओम रजिस्टर।
इसको सोल्व करो, आप करके देखो, ट्राई करो, ट्राई करो। वही किसी भी एक पॉइंट का जीरो मानना है, फिर सोल्व करने की कोशिश करो, वही सारा काम करने की कोशिश करो। शाबाश। अब करो। तो देखो, मान लेते हैं हम यहां का 0 वोल्ट ले लिया था, 0 ले लिया यहां का, ठीक है। क्यों सर वहीं का 0 क्यों लिया? अब देखो थोड़ा सा दिमाग रखो, आप यहां का 0 ले लोगे ना, मान लो यहां का 0 ले लेते, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नहीं जानते, फिक्स नहीं होता, बैटरी का फिक्स होता है। बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस उसका ईएमएफ है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस आईआर, आई पता ही नहीं है। यहां लेते तो ना यहां का बता पाते, ना यहां का बता पाते, ना यहां का बता पाते, फिर फायदा क्या उसको लेने का। यहां का लेते तो यहां का बता देते, यहां का बता देते, फिर वही सेम, उससे कोई फर्क नहीं, वो 0 वहां ले लो यहां ले लो, सेम आंसर आता। तो देखो 0 यहां लिया तो ये हो गया साहब 10 वोल्ट, 10 वोल्ट। 0 यहां लिया तो ये हो गया साहब 20 वोल्ट। एक बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस लिखा हुआ है, ये 0 लिया इसका 2 वोल्ट। नहीं नहीं नहीं, रेजिस्टेंस है, नहीं पता, इसका नहीं बता सकते। अब ऐसे सिचुएशन में आपका काम सिर्फ उससे नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि जब तक यहां का पोटेंशियल नहीं पता चलता तब तक ना ये करंट पता चलेगा, ना ये करंट, ना ये करंट। पिछले केस में क्या था, यहां पर बैटरी थी, तो इससे आपको आसानी हुई, यहां के पोटेंशियल से यहां का भी पहुंच गए थे। लेकिन यहां इस बार दिक्कत फंस रही है, और ऐसी दिक्कत फंसेगी अच्छे क्वेश्चंस में, ठीक है। तो अब इस दिक्कत को दूर करने का तरीका सुनो। मान लो यहां का पोटेंशियल एक, अब देखो यहां का हम मर्जी से 0 नहीं मान सकते, तो मर्जी से 0 नहीं मान सकते, एक्स तो मान सकते हो, लेट एक्स वोल्ट है, मान लेते हैं यहां का पोटेंशियल एक्स वोल्ट है, और यहां पे केसीएल लगा दो। केसीएल अभी याद करो, एक क्वेश्चन किया था हमने, ये देखो, ये देखो, ये वाला, जिसमें मुझे यहां का पोटेंशियल पता करना था, ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता करना था, मैंने तरीका बताया। क्यों ना यही काम यहां भी देखा जाए। देखो यहां से एक रेजिस्टेंस इधर, एक इधर, एक इधर, एक हिस्सा देखना, ये एक्स मुझे पता करना है, इधर का रेजिस्टेंस, ये एक्स पता करना है, एक रेजिस्टेंस इधर है, एक रेजिस्टेंस इधर है, और एक रेजिस्टेंस इधर है, ऐसे है। ये है 20 वोल्ट, ये है 0, ये है 10 वोल्ट, ये है 10 ओम, ये है 5 ओम, और ये है 2 ओम, और ये है एक्स वोल्ट। तो केसीएल लगा दो यहां पे, जंक्शन लो लगा दो, जंक्शन लो, जंक्शन लो। ये एक जंक्शन बन गया नहीं बन गया? 3 है तो क्या कहोगे, तीनों से जाने वाला करंट टोटल 0 कर दो, इधर से I1, इधर से I2, और इधर से I3, तीनों का सम 0 कर दो। I1 गया जो, I2 गया जो, I3 गया जो, 0। इसको मैंने तुम्हें सीधा याद करने के लिए बोला। हमेशा क्या करो, जंक्शन के पोटेंशियल से ये पोटेंशियल घटाओ और इसके रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो। करंट क्या होता है, डेल्टा वी बाई आर। डेल्टा वी क्या होगा, अब देखो हमें नहीं पता इधर का ज्यादा है उधर का ज्यादा, और पता भी नहीं करना है, हमें हमेशा जंक्शन में से वो माइनस करना है, क्योंकि उधर जाने वाले करंट का सम 0 कर रहे हैं। तो x -20 डिफरेंस हो गया, अपॉन रेजिस्टेंस हो गया 5, प्लस x -0 अपॉन 2, प्लस x -10 अपॉन 10, और सम तब टोटल का सम क्या कर दिया, 0। क्या यहां से x आ जाएगा? क्या यहां से x आ जाएगा? एलसीएम ले लो, एलसीएम आ गया 10, 10 इधर 0 में गया, 0 हो जाएगा। 10 एलसीएम लोगे, 10 एलसीएम लोगे तो 5 दूनी 10, 2 गुना x -20 प्लस 5 गुना x प्लस 10, तो ये 1 गुना x -10
इक्वल टू 0। तो ये आ गया 2x 5x और x, तो 5 और 1 6 और 2 8 8x। ये आ गया -40 और ये आ गया -10 -50, इधर आके +50। तो x इज इक्वल टू हो गया 50/8 25/4, 25/4 वोल्ट। ये x आ गया। हमें क्या बताना है? 2 ओम से करंट, ये वाला करंट मतलब I2 बताना है। तो करंट थ्रू 2 ओम, ये आ जाएगा x -0 अपॉन रजिस्टेंस। x कितना आ गया? 25/4 और रजिस्टेंस हो गया 2, तो 25/8 एम्पियर। ये आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। इससे टफ क्या ही जाएगा सर्किट में भाई। अब तुम मुझे कोई भी सर्किट दोगे ना ऐसा, मैं ऐसे ही सोल्व करूंगा केसीएल से। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? एक जंक्शन पे 3 नहीं 4 ब्रांच मिल जाएंगे, 5 मिल जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है उससे? जंक्शन का पोटेंशियल निकाल लूंगा, किसी भी ब्रांच का करंट बता सकता हूं। बताओ बता सकते हैं या नहीं बता सकते? क्लियर है? सर्किट में नीट में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें तो मोस्टली सिंगल लूप सर्किट आता है। सिंगल लूप तो हलवा है। सारी बैटरी पोलरिटी के हिसाब से देखो, एक साथ करो, सारे रेजिस्टेंस एक साथ करो, हो गया सब। थोड़ा बढ़ेगा तो पिछला करवाया था उसमें हमें एक्स मानने की जरूरत ही नहीं पड़ती, एक जगह 0 मानो, सर्किट में सारे रेजिस्टेंस का देखो, आंसर आ जाएगा। ज्यादा से ज्यादा हमें किसी का पोटेंशियल एक्स मानने की जरूरत पड़ती है, मान लिया, केसीएल लगाया, एक्स आ गया, फिर आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन देखो, ऐसा ही इसे सोल्व करते हैं। ये सोल्व करते हैं, केवीएल से ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करोगे बहुत डिफिकल्ट है। यहां एक जबरदस्त चीज और बताने वाला हूं आपको, एक और जबरदस्त चीज बताने वाला हूं, मजा आ जाएगा सुन के आपको। इस सर्किट में आई बताना है, आई मतलब ये करंट बताना है इस वाली ब्रांच से। ये वैसा ही है, बस शेप बदल दिया इस बार। एक्चुअल में पिछले क्वेश्चन में एक रेजिस्टेंस बैटरी, इसमें भी रेजिस्टेंस बैटरी लगा दो, तो यही क्वेश्चन ये है, बस उसको फैला दिया ऐसे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे बताना है इसका करंट। अब देखो, यदि तुम यहां का 0 मानते हो तो ये 0 ये 0, यहां से यहां का पोटेंशियल बता दोगे, यहां से यहां का पोटेंशियल बता दोगे, लेकिन यहां से यहां का नहीं बता पाओगे। तो अब ऐसी सिचुएशन से निकलने का देखो सॉल्यूशन क्या है। एक काम करो, देखो एक ब्रांच जो होती है ना, छोटी सी बात बता रहा हूं, बहुत काम की बात है लेकिन क्वेश्चंस में बड़ी हेल्प करती है, ध्यान से देखना। एक ब्रांच है, ब्रांच समझते हो? एक ब्रांच, सर्किट का कोई भी एक ब्रांच जिसमें कोई अल्टरनेटिव करंट का रास्ता ना हो, मतलब एक ब्रांच उसे बोलते हैं कि इधर से करंट घुसा तो दूसरी तरफ से निकलेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है, दैट इज कॉल्ड ब्रांच। ठीक है, ये एक ब्रांच है, ये एक ब्रांच है, ये एक ब्रांच है। तो इस ब्रांच में पहले बैटरी है फिर रेजिस्टेंस, इसमें भी पहले बैटरी फिर रेजिस्टेंस, लेकिन इसमें पंगा फंस रहा है, उल्टा है। तो हम हमारी मर्जी से रेजिस्टेंस को ऊपर ले जाओ, बैटरी को नीचे ले जाओ। एक सिंगल ब्रांच में रेजिस्टेंस को इधर उधर कर लो, कोई दिक्कत नहीं, बैटरी को इधर उधर कर लो, कोई दिक्कत, उस ब्रांच की करंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यदि इस ब्रांच के बैटरी को नीचे बना दो, रेजिस्टेंस को ऊपर बना दो, इससे इसके करंट पे फर्क नहीं पड़ेगा। बस एक कंडीशन है कि बैटरी की पोलरिटी के साथ छेड़खानी मत कर। पता चला नीचे लाने के चक्कर में बैटरी उल्टी लगा दी तो पंगा फंस जाएगा। तो देखो इसको कैसे करो, इस सर्किट को रीड्रॉ कर लो, ये रेजिस्टेंस ये बैटरी, ठीक है। अब इसमें भी तुम अपने हिसाब से ऊपर रेजिस्टेंस लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, और बैटरी नीचे, पर पोलरिटी ऐसे, ठीक है। और तीसरे में भी इधर रेजिस्टेंस लगा दो और बैटरी ऐसे, ये भी 2 वोल्ट की बैटरी, ये भी 2 वोल्ट की बैटरी, ये भी 2 वोल्ट की बैटरी, ये भी 2 ओम का रेजिस्टेंस, ये भी 2 ओम का रेजिस्टेंस, ये भी 2 ओम का रेजिस्टेंस। अब देखो यहां पर मान लो यहां का 0 वोल्ट है, ये 0 तो ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, ये 0 तो ये आ जाएगा 2 वोल्ट, ये 0 तो ये आ जाएगा 2 वोल्ट, और ये 0 तो ये आएगा बेटा, देखो माइनस की तरफ जा रहे हो, इधर हाई है उधर लो है, लो की तरफ जाओगे मतलब 2 कम करोगे, -2 वोल्ट।
यहां का पोटेंशियल जो है ना नहीं पता, एक्स मान लो, तो ध्यान से देखो तो बन गया केसीएल लायक जुगाड़। एक रास्ता, दूसरा रास्ता, तीसरा रास्ता, यही तो होता है केसीएल। यदि आप वो वाला सिस्टम लेते तो इसमें इधर रेजिस्टेंस था, इधर रेजिस्टेंस था, इधर बैटरी फंसती। वो झंझट दूर हो जाएगा यदि हमने हमारे हिसाब से चेंज कर लिया तो। सारी बैटरी एक तरफ कर लो, सारे रेजिस्टेंस एक तरफ कर लो और लगा दो केसीएल, कोई दिक्कत नहीं है। देखो केसीएल लगाएं, केसीएल लगाएं, क्योंकि मुझे पता है एक्स आ गया ना, तो इस ब्रांच का करंट निकालना कोई बड़ी बात नहीं। यदि ये एक्स आ गया ना, तो ये पोटेंशियल का डिफरेंस अपॉन इसका रेजिस्टेंस करंट आ जाएगा। तो एक्स निकालते हैं चलो। तो यहां से जाने वाला एक्स -2/2 प्लस यहां से जाने वाला एक्स -2/2 यहां का डिफरेंस x -2/2 इक्वल टू 0। दो एलसीएम लेके हटा दो, तो ये आएगा x -2 प्लस x प्लस 2 प्लस x -2 इक्वल टू 0। ये 2 कट गया, 3x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2/3 वोल्ट। x आ गया 2/3 वोल्ट। तो जो I है ना, I इस वाली ब्रांच का करंट है। देखो ये करंट मतलब इस रेजिस्टेंस में करंट, वही तो करंट नीचे जा रहा है, और इसका करंट आएगा पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। तो ये आएगा x -2 अपॉन रेजिस्टेंस, ये वाली चीज कितना आ गया, x प्लस 2/2। x कितना है, 2/3 प्लस 2/2, तो 6 और 2 8/3 दूनी 6, मतलब 4/3 एम्पियर। 4/3 मतलब 1.33 एम्पियर आंसर। ये लो भाई। और यदि इसको उस तरीके से करते ना, केवीएल लगा के करके देख लो, पता लग जाएगा। इधर से करंट I1, इधर से I2, फिर यहां से I1 प्लस I2, फिर एक लूप में इसमें केवीएल लगाते, एक लूप में इसमें केवीएल लगाते, फिर दोनों इक्वेशन को सोल्व करके I1 निकालते, I2 निकालते, फिर जाके इसका करंट आ पाता। काहे इतनी मेहनत करनी है जब इतना आराम से हो जाएगा। सर्किट हो गया, यही है सर्किट। आप कोई भी क्वेश्चन दो, मैं इसी कॉन्सेप्ट से कर दूंगा। सर्किट का कोई भी क्वेश्चन दो, मैं इसी कॉन्सेप्ट से कर दूंगा। या तो सिंगल लूप का मिलेगा, या फिर एक जगह जीरो मान के, मल्टीपल लूप हो तो एक जगह जीरो मानो और केसीएल लगाओ और आंसर आ जाएगा। क्या ये बात सेट है? क्या ये बात सेट है? एक कभी कभी ऐसा सर्किट भी देखने को मिल सकता है। एक क्वेश्चन ऐसे करवा रहा हूं, ये देखो। बोला जो सर्किट है, ये ध्यान से सर्किट देखो, इसमें जो ये ए बी ब्रांच है ना, इस वाली ब्रांच में करंट बताओ। तो एक्चुअली पता है यहां ऐसे में खेल क्या है। कभी भी मान लो इधर एक सर्किट है, ये एक सर्किट है, इधर एक सर्किट है, कैसा भी सर्किट है, ठीक है ना, और बीच में एक इकलौता वायर कनेक्ट कर दिया और कोई इनका कनेक्शन नहीं है आपस में, तो बिना सोचे समझे बोल सकता हूं कि इसका करंट 0 होगा, क्योंकि यहां से इधर जाने का करंट है, तो आएगा किधर से? करंट तब तक नहीं जाता जब तक उसको वापस आने का रास्ता ना मिले। इसको हम बोलते हैं सर्किट इनकम्प्लीट। इस वाले केस में सर्किट इनकम्प्लीट है, जब तक दूसरा रास्ता नहीं दोगे। सर्किट में करंट कब फ्लो करेगा? जब एक तरफ से जा रहा हो, दूसरी तरफ से वापस आ रहा हो। अब भाई इसके पास कोई चार्ज तो इकट्ठा है नहीं कि उसको दिए जा रहा है, या उसके पास चार्ज इकट्ठा है नहीं कि इसको दिए जा रहा है, ठीक है ना। तो करंट तब फ्लो करता है जब सर्किट क्लोज लूप बनाए। तो ऐसे वाले केस में करंट हमेशा 0 होता है। सेम यहां भी करंट 0 है, 0 एम्पियर। सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। इस वाले लूप का अपना करंट इसमें खुद में फ्लो करेगा, इस वाले लूप का अपना करंट इसमें खुद में फ्लो करेगा, लेकिन इधर से उधर करंट ट्रांसफर नहीं करेगा जब तक कि एक रास्ता जोड़ने वाला ना मिले, तब तक ऐसे करंट फ्लो नहीं करेगा। कई बार रास्ता जोड़ने के लिए क्या करते हैं, इसको ग्राउंड कर दिया, इसको ग्राउंड कर दिया। तो ग्राउंड करना, दोनों को ग्राउंड करने का मतलब है कि हमने एक बाईपास रास्ता दे दिया ग्राउंड के थ्रू, तो फिर करंट इधर उधर हो जाएगा। तो यदि कहीं से ग्राउंडेड नहीं है दोनों, मतलब किसी भी तरीके से
दोनों को एक अल्टरनेटिव रास्ता नहीं दिया गया, इस सिंगल एक रास्ता दिया गया, तो तब तक उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा रेजिस्टेंस में। ठीक है, क्लियर? तो यहां करंट क्या आएगा? जीरो आएगा। सर्किट के कुछ क्वेश्चंस और भी करेंगे, टेंशन मत लो, सर्किट सोल्व करना हमने सीख लिया है। अब हम सीखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, और फिर रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन यूज करके सर्किट सोल्व करना और सीख लेंगे। सीख लेंगे क्या मतलब? सर्किट में यही है, बस इसी को अप्लाई कर लेंगे। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की बात कर लें, आओ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर की बात करते हैं। देखो, रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन की जब बात आती है तो यहां दो तरीके के कॉम्बिनेशन देखने को मिलते हैं रेजिस्टेंस को। एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पहले हम बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, देखो सीरीज कॉम्बिनेशन किसे बोलते हैं? ऐसा सर्किट में रेजिस्टेंसेस को ऐसे लगाओ कि सेम करंट हर रेजिस्टेंस से फ्लो कर रहा हो, वो ही इससे गया, फिर वो ही इससे गया, फिर वही। इसके लिए उनको एंड टू एंड लगाना पड़ेगा। जैसे पाइप नहीं कनेक्ट करते, खेत में पानी भेजना है तो पाइप कनेक्ट करते हैं ना, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे, तो वो ही पानी सब पाइप से होता हुआ जा रहा है। ऐसे ही है सीरीज कॉम्बिनेशन। व्हेन सेम करंट flow through each resistor, इसको हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। मतलब ऐसे, ये एक सर्किट है जिसमें ये रेजिस्टेंस लगाया, फिर इसके बाद दूसरा लगा दिया, फिर इसके बाद तीसरा लगा दिया, ऐसे एन रजिस्टर लगा दिए। ठीक है, तो इनका जो इक्विवेलेंट आएगा आर इक्विवेलेंट, एक सिंगल रजिस्टर। देखो इक्विवेलेंट किसे बोलते हैं? इक्विवेलेंट बोलते हैं कि भाई एक ब्रांच हमारे सर्किट में थी जिसमें कुछ रजिस्टर लगे हुए थे ऐसे, मैंने इस ब्रांच को हटा के एक सिंगल रजिस्टर लगा दिया, पूरी ब्रांच को हटाया और एक सिंगल रजिस्टर लगाया, और ब्रांच को पता भी नहीं चला। मतलब इस ब्रांच का जो करंट था उस पर कोई इफेक्ट नहीं आया। मतलब सारे मिलकर के जो रेजिस्टेंस दे रहे थे उतना मैंने इकलौता लगा दिया। इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन। मतलब इन सब का इक्विवेलेंट ये सिंगल रेजिस्टेंस है। और यदि मुझे कभी भी ऐसा करना है कि इन सबको हटा के एक लगाना है, तो आर इक्विवेलेंट जो निकल के आएगा यहां पे, वो इन सब का सम आएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। अरे यार, ये तो अभी हमने किया था जब हम सर्किट सोल्व कर रहे थे, तब मैंने नहीं बोला था कि एक सिंगल ब्रांच वाला सर्किट, सिंगल ब्रांच वाला ही तो है ये, सिंगल ब्रांच सारे रजिस्टर एक साथ कर दो, जोड़ दिया। यही तो करते थे हम, आर इक्विवेलेंट। तो जब सीरीज में कुछ रेजिस्टेंस लगे होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उन सब रेजिस्टेंस का क्या आ जाता है? सम आ जाता है, टोटल सम। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है? यहां एक कॉन्सेप्ट होता है, देखो सीरीज में करंट तीनों सब में सेम होता है। इन सीरीज करंट विल बी सेम थ्रू ईच रजिस्टर, करंट will be same through each register, ठीक है, तो करंट सेम है ना, तो पावर लॉस जो है ना, पावर लॉस का फॉर्मूला होता है I स्क्वायर इंटू आर। अब I तो सेम है, तो पावर लॉस विल बी प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। जितना बड़ा रेजिस्टेंस होगा सीरीज में, पावर लॉस उसी रेशियो में होगा।
यदि इनकी पावर का P1 रेशियो इनकी पावर का रेशियो निकाला जाए, P1 रेशियो, P2 रेशियो, P3 रेशियो, इन सब का रेशियो निकाला जाए तो इनके रेजिस्टेंस के रेशियो में आएगा। रेजिस्टेंस के रेशियो में जो बड़ा रेजिस्टेंस होगा उसमें ज्यादा पावर लॉस, जो छोटा रेजिस्टेंस होगा उसमें कम पावर लॉस, क्योंकि रेजिस्टेंस के अंदर करंट सब में क्या है, सेम सीरीज। एक बात बताओ, यदि सारे आर 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 हैं, ऐसे एन रेजिस्टेंस लगा रखे तो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, आर जुड़ जाएगा एन बार, तो एन आर। जैसे 10 रजिस्टर है तो 10 आर, 5 है तो 5 आर, 3 है तो 3 आर, एन टाइम्स हो जाएगा जितने रजिस्टेंस है, इक्वल इक्वल है तो ये है सीरीज कॉम्बिनेशन। दूसरा आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन किसे बोलते हैं, मतलब रजिस्टेंस को ऐसा तरीके से लगाओ कि सेम पोटेंशियल डिफरेंस हर एक रजिस्टेंस के अक्रॉस लग रहा हो, सेम पोटेंशियल डिफरेंस, सेम पोटेंशियल डिफरेंस, सेम पोटेंशियल डिफरेंस across each register, each register, मतलब इस बार हम पोटेंशियल डिफरेंस सेम रख रहे हैं और रास्ते मल्टीपल दे रहे हैं, मल्टीपल रास्ते दे रहे हैं। मतलब जैसे ये देखो, मान लो ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, ऐसे बहुत सारे रेजिस्टेंस लगा रखे हैं ऐसे। और इस पूरे सर्किट को, इसके दो टर्मिनल निकाल दिए हमने, ये ए ये बी, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस R1 R2 R3 ऐसे एन रेजिस्टेंस लगा रखे, 3 4 5 10 15 कितने भी। और इस पूरे को मान लो हमने किसी एक सर्किट में कनेक्ट कर दिया, बैटरी से या किसी चीज से कनेक्ट कर दिया, तो इसका इक्विवेलेंट कहलाता है कि भाई इन सबको हटाओ, एक सिंगल रेजिस्टेंस लगाओ, सिंगल। इस ए और बी के अक्रॉस सिंगल एक रेजिस्टेंस लगाओ और ऐसा रेजिस्टेंस लगाओ जिससे कि मैं ये सेम बैटरी फिर से कनेक्ट कर दूं इस सर्किट में, तो जो करंट यहां से फ्लो कर रहा था ना उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़े, मतलब सर्किट को कानो कान खबर भी ना हो। ये पूरे को हटा के एक इकलौता रेजिस्टेंस लगाया और इसका सर्किट पे कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिला, मतलब करंट सेम मिला। इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और पैरेलल में जो इक्विवेलेंट आता है, इसका फॉर्मूला होता है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आएगा 1/R1 1/R2 1/R3, ऐसे सभी का 1/R जितने भी हैं सबका 1/R जोड़ दो, ये 1/R इक्विवेलेंट के बराबर आएगा। ये होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसका एक स्पेशल केस होता है, स्पेशल केसेस। तो पहला एक स्पेशल केस है, यदि मान लो इफ n आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है, n आइडेंटिकल रजिस्टर है, रेजिस्टेंस है, n आइडेंटिकल रजिस्टर है, तो इक्विवेलेंट क्या आएगा, तो देखो 1/R इक्विवेलेंट क्या आएगा, 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, ऐसे सबका 1/R चलेगा। मतलब इन सबको जोड़ोगे तो 1/R 1/R 1/R, n टाइम्स जोड़ोगे तो n/R आ जाएगा। तो तू ही बता R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, उल्टा कर दें R/n। तो ये एक फॉर्मूला टाइप में बन गया कि यदि मान लो n रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा रखे, सीरीज में थे तो n टाइम्स हो गया था रेजिस्टेंस, nR हो गया था, लेकिन यहां पैरेलल में R/n हो गया। मतलब 3 रेजिस्टेंस R लगा रखे तो इक्विवेलेंट आएगा पैरेलल में R/3, 4 लगा रखे R/4, 5 लगा रखे R/5, 10 लगा रखे R/10, सीरीज में है 10R। इस तरीके से यहां डिवाइड हो गया। ये कब है, जब सारे आइडेंटिकल हैं। दूसरा केस
for two resistance R1 and R2 in पैरेलल में दो रेजिस्टेंस है। तो इस बार आर इक्वलेंट जब सोल्व करते हो ना तो तरीके से लिखोगे 1/R इक्वलेंट 1/R1 प्लस 1/R2। ये सोल्व करोगे एलसीएम लोगे R1 R2 आएगा, अगर ऊपर R1 प्लस R2 आएगा तो आर इक्वलेंट निकालोगे तो ये निकल के आएगा आर इक्वलेंट इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये आर इक्वलेंट निकल के पैरेलल में आर इक्वलेंट आएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये लो, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। पैरेलल में सारे रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, जितना एक के अक्रॉस सबके अक्रॉस उतना। तो यदि पावर कभी कंपेयर करना है ना कि पैरेलल में पावर किस में ज्यादा होगी किस में कम लॉस होगी, तो पावर के देखो दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है I²R, एक होता है V²/R। सीरीज में सबका करंट सेम था तो मैंने I²R यूज किया। पैरेलल में सबका करंट सेम नहीं, सबका पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो पावर का फॉर्मूला यूज करो V²/R। V सब में सेम है, तो जिसका R ज्यादा होगा उसमें पावर कम लॉस होगी। पैरेलल में इनवर्स रेशियो में पावर आएगी। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। अब देखो इन सीरीज पैरेलल पे क्वेश्चंस करते हैं, सीरीज पैरेलल पे क्वेश्चंस करते हैं। आओ हो जाओ शुरू करो। फॉर द फॉलोइंग नेटवर्क फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। देखो कभी भी सीरीज और पैरेलल को शेप देख के मत पहचाना किस शेप में लगे हैं कैसे लगे हैं, हमेशा कनेक्शन को ध्यान से देखो और सोचो। यहां ए है और बी है। अब देखो यहां पे ये ऐसे आउटलाइन बना लिया करो, जिन दो टर्मिनल के अक्रॉस आर इक्विवेलेंट निकालना है ना वहां थोड़ा सा ऐसे एक्सटेंड कर लिया करो, वही इसके अक्रॉस निकालना है। अब एक रेजिस्टेंस ये है, लेकिन इसी को देखो डायग्राम को मैं ऐसे बना सकता हूं, ये ए है ये बी है, ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है आर, ठीक है। बाकी ये वाली ब्रांच को देखो, देखो ये यहां से करंट जो चल गया ना, जो करंट इधर से घुसा उसको सीधा सीधा इससे जाकर के इससे भी जाना पड़ेगा और सीधा इससे जाके इससे भी जाना पड़ेगा, तीनों से जाना पड़ेगा। एक से गया फिर दूसरे से गया फिर तीसरे से गया फिर बी पे पहुंचेगा। इसको बेसिकली तीनों से जाना पड़ेगा, इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये एक्चुअल में ये तो तीनों है ना, ये तीनों 1 2 3 ये सीरीज में है, तो आर 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 3R हो गया। तो अब ए और बी के क्रॉस एक लगा है आर और ए और बी के क्रॉस ही लगा है 3R, ये हो गए पैरेलल में। तो आर और 3R पैरेलल में, तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, यही तो होता है पैरेलल में। दो रेजिस्टेंस है, एक R एक 3R, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो ये आ गया 3R² अपॉन 4R, एक R कट गया 3R/4 आंसर आ गया, 3R/4 आंसर आ गया। ये होगा इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। तो सीरीज पैरेलल बड़े ध्यान से देखने होते हैं, ठीक है ना। जैसे ये वाला देखो, ये वाला देखो, हमें ए और बी के अक्रॉस निकालने हैं, तो सब ए से करंट चला, दो रास्ते बट गए, फिर दो रास्ते बट गए, मतलब दो रास्ते जंक्शन मिले फिर ऐसे। मान लो यहां से एक भीड़ आ रही है, तो भीड़ जरूरी थोड़ा कि सारी इधर जाएगी या सारी इधर जाएगी, कुछ इधर चली जाएगी कुछ इधर चली जाएगी। लेकिन ये सारे देखो यहां से जो जाएंगे घूम के इस जंक्शन पे ही आएंगे, यहां से जो जाएंगे वो भी घूम के इस जंक्शन पे आएंगे, मतलब वापस से मिल गए। तो ये दोनों हो गए पैरेलल रास्ते। ऐसे ही यहां से जो अब इधर जाएंगे और इधर जाएंगे, दो पैरेलल फिर रास्ते आ गए, लेकिन फिर ये वहीं मिल गए, ठीक है, पैरेलल हो गए। तो ये पैरेलल हो गए, ये पैरेलल हो गए। बाकी जो ए से एंटर किया ना उसको बी पे निकलना तय है, चाहे वो किसी भी रास्ते से, इससे जाकर के आए इससे जाके आए, इस मतलब कुछ भी मिला के यहां से जो जा रहे हैं वो इसमें, जो इसमें से जाएंगे टोटल इसमें से भी जाएंगे। तो इन दोनों को हटाओ, एक सिंगल लगाओ,
10 और 15 का सिंगल करो भाई एक, तो 10 गुना 15 बटे 10 प्लस 15 150। एक जीरो गया, 15 से 15 गया, कितना? 1 ओम आ गया। ये तो 1 ओम आ गया। क्या बोलते हो? नहीं सॉरी 25 आएगा नीचे यार, क्या कर रहा हूं मैं यार। 10 प्लस 15 हो गया 25, ठीक है ना? 25, हाँ। ये क्या कर दिया, ठीक है। 10 गुना 15 बटे 25, 5 तिया 15, 5 5 25, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 6 ओम। ऐसे 20 और 30 का निकालो। 20 और 30 का, 20 गुना 30 बटे 20 प्लस 30 50, 5 चौक 20, 4 तिया 12। तो एक्चुअल में ए है, वहां से दोनों का पैरेलल आ गया 6 ओम, फिर दोनों का पैरेलल आ गया 12 ओम, और ये लो बी आ गया। तो ए और बी के अक्रॉस कितना इक्विवेलेंट आ गया? दोनों सीरीज हो गए, 6 और 12 18, आर इक्विवेलेंट आ गया 18, 18 ओम, ये इक्विवेलेंट आ गया। इसमें कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत? और बढ़ो आगे, और बढ़ो आगे। नीट 2020 का क्वेश्चन देखो, शाबाश। नीट 2020 का क्वेश्चन देखो। The equivalent resistance between A and B for the mesh shown in the figure। डायग्राम दिखा रखा है, इस डायग्राम में ए और बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट बताओ रेजिस्टेंस क्या होगा। तो देखो यहां से चला, लेकिन दो रास्तों में बट गया। एक रास्ता ये पूरा, और एक रास्ता ये। देखो ये टर्मिनल और इस टर्मिनल पे देखो, ये 6 ओम और ये दोनों मिलके कितना हो गया? ये दोनों मिलके कितना हो गया? 8 और 4 सीरीज में है। देखो यहां से जो आएगा वो पूरा इधर आएगा। 8 और 4 12 ओम हो गया सीरीज में। ये 12 इस 6 के पैरेलल में है साहब। देखो यहां से जो आया वो पूरा इधर जाएगा, मतलब देखो यहां से जाने के बाद जो 4 से जाएगा वो 8 से भी जाएगा। जब ऐसा हो ना कि जो 4 से जाएगा वो 8 से भी जाएगा, वो सीरीज है। तो ये सीरीज है, और फिर ये इसके साथ पैरेलल है। तो 12 6 के साथ पैरेलल, बताओ कितना आएगा? 6 गुना 12, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये हो गया 6 गुना 12, और 12 और 6 18, 6 तिया 18, 3 चौक 12, 4 ओम। तो एक्चुअल में आपके पास डायग्राम आ गया, ए से एक 4 ओम का रेजिस्टेंस है, और ये जो पूरा है ना, ये पूरा 12 ये 6 ये पैरेलल में कर करा के पूरा कितना बचा? 4 ओम बचा, और फिर यहां से 8 ओम बचा, और ये लो साहब बी आ गया। क्या किया फिर से देखो, ये दोनों सीरीज थे, 12 हुए, 12 6 के साथ पैरेलल में था क्योंकि सेम एंड के अक्रॉस कनेक्टेड थे। तो 12 और 6 का पैरेलल निकाला फॉर्मूले से, तो 4 ओम आ गया। अब देखो ये तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में है। देखो जो यहां से जाएगा वो इसमें से जाएगा, वो इसमें से जाएगा। तो 4 4 8 और 8 16, आर इक्विवेलेंट आ गया 16 ओम। जुड़ गए तीनों, 16 ओम। ये लो आंसर। 4 नंबर का क्वेश्चन नीट 2020 में है। देखो क्या ये मुश्किल काम है? क्या ये मुश्किल काम है भाई? बोलो बोलो। ये देखो 2021 का क्वेश्चन देखो, 2021 का क्वेश्चन देखो, शाबाश। लैंग्वेज में क्वेश्चन है लेकिन बड़ा आसान क्वेश्चन। पढ़ो अच्छे से और करो। क्या कह रहे, ट्राई करो, सभी को ट्राई करना है भाई। देखो फायदा तभी है जब आप साथ साथ करेंगे सोल्व, तब आपको बेनिफिट होगा। The effective resistance of a parallel connection that consists of 4 wire of equal length। Effective resistance of parallel connection that consists of 4 wire of equal length। 4 वायर हैं, इक्वल लेंथ के हैं, इक्वल एरिया के हैं, और सेम मटेरियल के हैं। अरे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन ए। सेम मटेरियल है, सेम लेंथ है, सेम एरिया है। बेसिकली वो बोल रहा है सेम रेजिस्टेंस है। 4 जो वायर हैं चारों इक्वल रेजिस्टेंस के हैं। कितना कितना? 0.25 ओम।
सॉरी, चारों नहीं, ये उनका इक्विवेलेंट है। ध्यान से पढ़ो क्या बोल रहा है, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ ए पैरेलल कनेक्शन ऑफ 4 वायर्स। 1 2 3 4, ये 4 पैरेलल में लगे हैं साहब। इनका जो आर इक्विवेलेंट है वो हमें दिया है 0.25 ओम। इनका रेजिस्टेंस इंडिविजुअल मान लेते हैं आर आर था, तो तू ही बता चारों का इक्विवेलेंट क्या होगा। चारों का इक्विवेलेंट क्या होगा, R/4। तो मतलब R/4 की वैल्यू 0.25 दिया है, तो R की वैल्यू हो जाएगी साहब 1 ओम। क्या पूछा है, व्हाट विल बी इफेक्टिव रेजिस्टेंस इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। आर नहीं पूछा, इसने बोला कि इन चारों को यदि सीरीज में कनेक्ट कर देता तो इक्विवेलेंट क्या था। मैं कहता कि आर आर के यदि 4 को सीरीज में कनेक्ट करोगे तो इन सब का आर इक्विवेलेंट जो है वो 4R आता, और आपका आर 1 ओम हम निकाल ही चुके हैं, मतलब आंसर 4 ओम आता। एक 2021 में 4 नंबर का क्वेश्चन। सिर्फ लैंग्वेज को पढ़ना है, क्या बोल रहा है वो समझना है। एक सिंपल सीरीज और पैरेलल का क्वेश्चन ये भी है, कुछ खतरनाक नहीं है, कुछ खतरनाक नहीं है। अब थोड़ा सा, अब ये नीट का नहीं है लेकिन मैं करवा देता हूं। ये देखो, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी बताओ। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ क्या होगा। यहां सीरीज पैरेलल थोड़े से खतरनाक से दिख रहे हैं, लेकिन देखो ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने का तरीका होता है स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, आराम से। जब तुम श्योर हो ना कि यार ये दोनों तो पक्का सीरीज में है, तो उनको हटा के एक बना दो। जब तुम पक्का श्योर हो कि यार ये तो पैरेलल हो गए, तो उनको हटा के एक बना, मतलब छोटे छोटे करेक्शन करते जाओ, डायग्राम को सिंप्लीफाई करते जाओ। एक समय आएगा कि एकदम सिंपल डायग्राम बन जाएगा, अभी कॉम्प्लेक्स है। तो देखो सिंपल कैसे बनाते हैं। मैं श्योर हूं कि ये 3 ओम और ये 2 ओम सीरीज में, 101% श्योर कि जो यहां से घुसेगा उसको मजबूरन इससे भी जाना पड़ेगा। जब भी ऐसी सिचुएशन हो, ये तो पाइप जुड़े हुए हो गए 3 और 2, तो ये हो गया 5 ओम। तो इन दोनों को हटाओ और 5 ओम लगाओ, फिर आगे डायग्राम को सोचेंगे। पहले इतना सोल्व करो। देखो टाइम लगेगा समझाने में आपको, लेकिन एक बार सोचो। ये ए था, ये सब 9 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। इसके आगे 6 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। इसके आगे इधर 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है, ठीक है। और एक चीज देखो, एक चीज और देखना, क्या ये 12 और 5 के बारे में दिख रहा है आपको। देखो ये टर्मिनल और ये टर्मिनल मुझे तो दिख रहा है, तुम्हें दिख रहा है नहीं दिख रहा, बताओ। दोनों किस में है, कौन से कनेक्शन में है। ये दोनों जो हैं ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में। देखो 12 और 5, तो दूसरा डायग्राम बनाने से बढ़िया ना इसको अभी निपटा लो भाई। सेम टर्मिनल के अक्रॉस लगे हुए हैं, तो ये भी वही और वो भी वही। तो 12 गुना 5 बटे 12 प्लस 5 17, 12 पंचु 60 बटे 17, 60 बटे 17। थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो ये 6 ओम, ये 2 ओम, ये 2 ओम नहीं सॉरी, ये 6 ओम, ये 7 ओम, ये 7 ओम है। और ये 3 और 2 5 हो गया इसके पैरेलल में, ये लो, ये 5 ओम, ठीक है। और ये दोनों मिलकर के 60 बटे 17 हो गए इधर, ये वाला, ये बी है, ये 60 बटे 17। अब देखो सोल होता दिखेगा। थोड़ा सा डाटा ऐसा ले लिया कि ये अजीब सा आ रहा है, बाकी ये दोनों पैरेलल आ गए। जैसे इन दोनों को एक बनाओगे 6 पंजू 30 बटे 11 हो जाएगा, 30 बटे 11 हो जाएगा दोनों को मिला के। और ये 30 बटे 11 इसके साथ सीरीज हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। फिर ये जो भी आएगा वो इसके साथ पैरेलल हो जाएगा, फिर वो आएगा जो 9 के साथ ऐड हो जाएगा सीरीज। इस तरीके से इक्विवेलेंट निकालेंगे। इसको पूरा सोल्व करना, थोड़ा कैलकुलेशन अजीब सा होगा, डाटा ऐसा है, ठीक है, ठीक है ना। तो आंसर निकालना क्या आता है देखना इसमें से। नेक्स्ट देखो ये वाले क्वेश्चंस थोड़ा सा मैं सिखाता हूं आपको। इसको मैं एक अलग से वो बना देता हूं, ये इंपॉर्टेंट केस है,
डिवीजन ऑफ करंट इन पैरेलल रेजिस्टेंस, डिवीजन ऑफ करंट इन टू पैरेलल रेजिस्टेंस, टू पैरेलल रेजिस्टेंस। ये रिजल्ट भी हमें याद रखना होता है, ठीक है ना। दो पैरेलल रेजिस्टेंस में डिवीजन ऑफ करंट, जैसे मान लो यहां से कोई करंट आ रहा है भाई, और वो करंट इन दो रजिस्टर में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एक इसमें और एक इसमें, मतलब आगे जाके दो रास्ते मिले पैरेलल वाले, ठीक है। तो यहां से कितना जाएगा और यहां से कितना जाएगा, ये रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है, ये पता करना है, ठीक है ना। तो देखो अब इसको मैं थोड़ा अलग अप्रोच से आपको सिखाता हूं, डिफरेंट अप्रोच से। दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में क्या सेम होता है, पैरेलल में क्या सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। क्या सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। मैंने कहा उससे I1 गया, इससे I2 गया, तो हमारा जो टोटल करंट है ना, टोटल करंट वो I1 प्लस I2 किसके बराबर रहेगा, I के बराबर रहेगा। और दो रास्तों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो I1 R1 जो है बराबर होंगे I2 R2 के, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो यहां से करंट का रेशियो मिलेगा I1 बाई I2, क्या आ जाएगा, R2 बाई R1। एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई, दो इक्वेशन है। टोटल सम I के बराबर, रेशियो R2 बाई R1 रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में। क्या दोनों वेरिएबल सोल्व करके I1 I2 यहां से निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। I1 की वैल्यू उठाओ, इसमें रखो I2 आ जाएगा, I2 फिर I1 की इसमें रखो I1 आ जाएगा, दोनों को सोल्व करो। उसका एक तरीका होता है, मैं प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन से इस चीज को समझाता हूं। मान लो तुम्हारे पापा के पास एक्स अमाउंट की प्रॉपर्टी है, आप दो भाइयों में बांटना है उनको। एक तरीका बराबर बराबर बांटना, तो आधा आधा बांट देते हैं। लेकिन मान लो उनका इच्छा है कि नहीं भाई मैं बराबर नहीं बांटूंगा, मैं किसी अलग रेशियो में बांटूंगा, मैं 2:3 में डिवाइड करूंगा। तो ऐसे केस में मैं क्या कहता हूं भाई, जो प्रॉपर्टी है ना, आपको जिस रेशियो में बांटना है, 2:3 में बांटना है ना, तो 2 + 3 5 हिस्से कर लो बराबर। एक को 2 हिस्से दे दो, एक को 3 हिस्से दे दो, होगी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन। ये इसी को कैलकुलेशन करने के बजाय सोल्व करने का तरीका है। मान लो 1:4 में बांटना है, तो 1 और 4 5 हो गए, टोटल 5 हिस्से करो, एक इसको 4 इसको, हो गया 1:4। 2:7 में बांटना है तो 7 और 2 9 हिस्से कर लो, 2 इसको 7 इसको, हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऐसे यहां टोटल प्रॉपर्टी है दोनों का सम I, और उसको R2:R1 में बांटना है। तो देखो मेरे को कभी I1 चाहिए ना, तो उसका तरीका क्या होगा, I1 चाहिए तो टोटल करंट जो है उसके हिस्से करो कितना, रेशियो के सम के बराबर, R1 + R2। और I1 के केस में R2 रेशियो देना है, तो R2 रेशियो दे दो, बराबर हिस्से किए I अपॉन टोटल रेशियो R1 + R2, और इसको कितना दे दिया R2, ये देखो I1 आ गई, ठीक है। ये सोल्व करोगे तो भी यही आएगा, आप सोल्व करके भी देख सकते हो यदि आपको इस डिस्ट्रीब्यूशन में अच्छा नहीं लगता तो देखो यहां से I1 जो है वो आप सीधा याद करोगे। देखो कैसे याद करते हैं, यदि मुझे R1 का रेजिस्टेंस का करंट निकालना है ना, तो उसको याद करते हैं सामने का रेजिस्टेंस, सामने का रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इनटू टोटल करंट, ऐसे याद करते हैं, ऐसे याद करते हैं। जैसे मुझे I1 निकालना है, तो दो रेजिस्टेंस हैं जिसमें एक ही इसमें निकालना है ना रेजिस्टेंस में करंट, तो दूसरा वाला रेजिस्टेंस, सामने का मतलब दूसरा रेजिस्टेंस, अपन दोनों का टोटल R1 + R2, टोटल मतलब R1 + R2 सम करना है, इनटू टोटल करंट I, ये हो गया। जैसे इसका निकालना है तो R1 अपॉन R1 + R2 इनटू I, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। और ये कई जगह काम आ जाता है। तो एक नीट 2021 में देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया कि R1 R2 कुछ रेजिस्टेंस दे रखे हैं, यहां का करंट जो है I1 दे रखा है, ठीक है ना, यहां का करंट I1 दे रखा है। इसको मैं, ये डाटा शायद दिख ना रहा हो तो मैं सही कर देता हूं, ये I1, ये I3, ये I2, ये R2, दोबारा लिख देता हूं सारे, ठीक है। ये R1, ये R2, ये R3, ये I1, ये I2 और ये I3।
तो पूछा क्या है, रेशियो I3/I1, I3 और I1 का रेशियो। तो यार टोटल करंट यहां I1 है जो दो हिस्सों में बट रहा है, I2 और I3। मुझे I3 निकालना है, तो I3 होगा सामने का रेजिस्टेंस R2 अपॉन टोटल इन दोनों का R2 प्लस R3। मुझे इससे मतलब नहीं है, इन दोनों के डिस्ट्रीब्यूशन में इसका कोई लेना देना नहीं है। तो सामने का रेजिस्टेंस अपॉन टोटल इनटू टोटल करंट जो आ रहा है ना इधर से, वो I1 है। तो मुझे I3/I1 निकालना है, तो क्या आ जाएगा, R2 अपॉन R2 प्लस R3। दिस विल बी आंसर। R2 अपॉन R2 प्लस R3 इज आंसर। ये लो 4 नंबर फ्री। तो ये रेशियो डिवीजन जो है ना, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, शाबाश। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, 2015 में पूछा हुआ है। और फिर बताऊंगा दूसरा ऐसा ही सेम, इसमें थोड़ा बहुत चेंज करके क्या पूछ सकता है वो भी बताऊंगा। दो मेटल वायर हैं, आइडेंटिकल डायमेंशंस हैं, लेंथ और एरिया सेम है। डायमेंशंस में दो चीजें लेते हैं हम, लेंथ और एरिया वो सेम है, दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। सिग्मा 1 सिग्मा 2 इनकी कंडक्टिविटी है, ठीक है। इफेक्टिव कंडक्टिविटी इस बार इफेक्टिव रेजिस्टेंस नहीं बताने, इस बार इफेक्टिव कंडक्टिविटी बतानी है। तो देखो ये दो रेजिस्टेंस है, ये दो रेजिस्टेंस है साहब, ये दो रेजिस्टेंस हो गए, सीरीज में लगा दिया, ठीक है ना, कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। एक अलग मेटल का है, एक अलग मेटल का है। इसकी कंडक्टिविटी सिग्मा 1 है, इसकी कंडक्टिविटी सिग्मा 2 है। लेंथ इसका भी L है और लेंथ इसका भी L है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों का A है, A है, सीरीज में लगे हैं। इनका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी से क्या मतलब, देखो इन दोनों को हटा के इतना ही बड़ा वायर, इतना ही मोटा वायर, एक सिंगल वायर यूज करना है इस बार। लेंथ भी इतनी हो, मोटाई भी इतनी हो, लेकिन मटेरियल कुछ ऐसा सेलेक्ट करो कि सिंगल मटेरियल से उतना ही रेजिस्टेंस बन जाए जितना इन दोनों का है। तो इसका सिग्मा जो आएगा वो सिग्मा इक्विवेलेंट कहलाएगा। बोला कि ये अलग अलग मटेरियल, मान लो ये कॉपर का है, ये आयरन का है, मान लो इन दोनों को हटा के हम कौन सा मटेरियल लगाएं, उसका सिग्मा क्या होना चाहिए जिससे कि सेम रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करे। तो लेकिन एक चीज देखो, ये L तो जो दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन बनेगा उसकी लेंथ L नहीं होगी, 2L होगी, एरिया A ही होगा, क्योंकि सीरीज में जब लगाते हैं तो ये मोटाई दोनों का, और फिर कॉमन का भी जो फाइनल चाहिए वो भी उतना ही मोटा चाहिए, ज्यादा मोटा भी नहीं करना। तो अब ऐसे सिचुएशन में देखो, रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता है ρL/A, लेकिन ये तो रेजिस्टिविटी के टर्म्स में होता है। कंडक्टिविटी के लिए रो को लिख देंगे 1/सिग्मा L/A, 1/सिग्मा L/A, ये होता है रेजिस्टेंस। L/सिग्मा A लिख दू इसको, क्या लिख दू इसको, L/सिग्मा इंटू A, ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। तो देखो दो सीरीज में है, तो सीरीज के लिए R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, R1 प्लस R2, मतलब इसका कुछ रेजिस्टेंस, इसका कुछ रेजिस्टेंस, तो इसका जो रेजिस्टेंस है इन दोनों के सम के बराबर चाहिए, इसका रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट हो जाएगा। बताओ R इक्विवेलेंट क्या आएगा, लेंथ होगी 2L, L/K है ना, लेंथ होगी 2L, सिग्मा हो गया सिग्मा इक्विवेलेंट इंटू A, इसमें ये लग दो यहां पे, लेंथ हो गया 2L सिग्मा इक्विवेलेंट इंटू A, R1 इसका रेजिस्टेंस क्या लिखोगे, लेंथ होगी L सिग्मा सिग्मा 1/A, ऐसे इसका लेंथ L सिग्मा सिग्मा 2/A, सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड हो जाते हैं। ये देखो ये सोल्व कर लो, L और A तो कट जाएंगे, तो यहां से 2/सिग्मा इक्विवेलेंट क्या आ गया, एलसीएम लोगे सिग्मा 1 सिग्मा 2, ये आएगा सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 1, तो सिग्मा इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, उल्टा कर दो और 2 इसका नीचे ले आना, तो ये आ जाएगा ये 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2, 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 अपॉन सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, ये आंसर आ जाएगा। ये है सीरीज का। सेम क्वेश्चन बन जाएगा पैरेलल में, एक LA का दूसरा LA का पैरेलल में। देख जब पैरेलल में लगाएंगे तो दो चीजें
चेंज होंगी। क्या? पैरेलल में एक एरिया ए, दूसरा एरिया ए, तो इक्विवेलेंट एरिया होगा 2a, लेकिन लेंथ एल रहेगा उस बार। पैरेलल में मोटाई चेंज होगी, 2 3 5 10 वायर पैरेलल लगाएंगे, मोटाई बढ़ती जाएगी। सीरीज में लगाएंगे, लेंथ बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो पैरेलल में तो मोटाई बढ़ जाएगी, लेंथ उतना ही रहेगा। दूसरा, इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लगेगा 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। तो यदि पैरेलल का पूछे तो वो भी सोल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होगी। सेट है? सेट है ये बात? और करो, चलो और करो, और करो। ये वाला देखो, ये वाला देखो। फॉर द फॉलोइंग नेटवर्क फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ये वाला देखो, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो देखने में लग रहा है ना ये सीरीज में है, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। जब भी ऐसा सिचुएशन हो तो देखो, हमेशा जब भी इक्विवेलेंट निकालते हो ना, तो सेम पोटेंशियल रखने वाले पॉइंट का नाम भी सेम दे लिया करो। जैसे ये ए है ना, तो इतना ही ए यहां का है, ये भी ए हो गया। और देखो ये शॉर्ट सर्किटेड है, शॉर्ट सर्किटेड मतलब ये पोटेंशियल जो है वो ही ये होगा, मतलब ये पॉइंट भी ए ही है। अलग नाम मत दो, सेम पोटेंशियल है तो सेम नाम दे लो। जैसे ये बी है, तो ये शॉर्ट सर्किटेड रास्ता है, तो ये भी बी है। तो आप ध्यान से देखोगे ना, तो ये वाला रजिस्टर ए और बी के बीच में है, ये वाला भी ए और बी के बीच में ही है, ये वाला भी ए और बी के बीच में ही है, और आर इक्विवेलेंट भी ए और बी के बीच में ही निकालना है। तो एक्चुअल में आपका जो सर्किट है, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। ए और बी के बीच में एक रजिस्टर लगाया साहब आर का, फिर ए और बी के बीच में एक रजिस्टर लगाया साहब आर का, फिर ए और बी के बीच में एक रजिस्टर लगाया साहब आर का। ये तो पैरेलल में हो गए, लग रहे थे सीरीज में, लेकिन एक्चुअल में ये पैरेलल में है। और आर 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 3 रजिस्टेंस पैरेलल में, तो R/3, R/N वाला फॉर्मूला हो गया, R/3 इक्विवेलेंट आ गया। ये लो, ठीक है। तो हमेशा सेम पोटेंशियल रखने वाले पॉइंट का नाम भी सेम दे लिया करो, अलग नाम की जरूरत नहीं होती। और डायग्राम को रीड्रॉ किया करो अपनी जरूरत के हिसाब से। जैसे ये वाला है, इसको करके देखो, एक बार आराम से वीडियो को पॉज करो, इसको सोल्व करने की कोशिश करो। अच्छा क्वेश्चन है, और बताओ इसका आंसर क्या आएगा। प्रॉपर कैलकुलेट करके बताओ क्या आंसर आएगा। ए और बी के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है। तो देखो, आप चाहो ना तो डायग्राम रीड्रॉ कर लिया करो। कैसे देखना, एक चीज बताता हूं। मुझे ए और बी के बीच में बनाना है, लेकिन ये वाला पॉइंट कुछ अलग है, ना बी है ना ए है, क्योंकि ए से भी रेजिस्टेंस आ रहा है, बी से भी रेजिस्टेंस, कुछ अलग पोटेंशियल है। तो इसका कुछ अलग नाम दे लो। लेट सपोज सी नाम दे दिया। ये सी है ना, तो ये वाला पॉइंट भी सी ही होगा, कोई रेजिस्टेंस नहीं है बीच में। ये वाला पॉइंट भी सी ही होगा, ये वाला पॉइंट ना ना ये सी नहीं होगा। ए भी नहीं होगा, ए में भी रेजिस्टेंस आ रहा है। ना ये ए है, ना ये बी है, ना ये सी है, अलग नाम दे लो, डी नाम दे दो, डी। ये भी डी होगा। तो हमारे पास 4 पॉइंट है, जिनमें से हमेशा जिन पॉइंट के अक्रॉस इक्विवेलेंट निकालना है ना, उनको सबसे बाहर ऐसे बनाओ, बाहर बनाइए। ठीक है, ए और बी। तो मैंने सोचा सी और डी कहीं लेना है, चलो सी यहां लिख देता हूं, डी यहां लिख देता हूं, कहीं भी ऐसे रेंडमली इन दोनों के इन बिटवीन कहीं सी और डी बना दिए। अब सारे रेजिस्टेंस कनेक्ट करता जाता हूं। ए और बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट निकालना है। पहले 30 ओम लगाओ ए और डी पे, ए और डी के अक्रॉस ये लो 30 ओम लगा दिए साहब, लग गया 30 ओम। 90 ओम लगाओ ए और सी पे, ए और सी पे ये लो साहब 90 ओम लगा दिया, 90 ओम। फिर लगाओ सी और डी पे 30 ओम, सी और डी पे ये लो साहब 30 ओम लगा दिया, लगा दिया। फिर ये 30 लगाओ सी और डी पे, एक और लगाओ सी और डी पे, ये भी 30 ओम लगा दिया। ठीक है, फिर लगाओ बी और सी पे, बी और सी पे ये लो कितना 4 ओम। आप सोच रहे हो कि व्हीटस्टोन ब्रिज बनेगा, नहीं, देखो नहीं है। ये एक सिंपल सर्किट बन गया, ध्यान से देखो। अब ये 30 और 30 दोनों पैरेलल में है, देखो सी और डी के अक्रॉस दोनों लगे हुए हैं, तो 30 और 30 का पैरेलल हो गया आर 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 बाई 2, मतलब 15 ओम हो गया, 15 ओम। ये वाला 15 और ये वाला 30 दोनों सीरीज में है, देखो
यहां से जो करंट आएगा सीधा इधर ही जाएगा, क्योंकि यहां डी से कहीं और जाने का रास्ता नहीं है। देखो यहां से जो घुसेगा वो इसमें से ही जाएगा मजबूरन। ये दोनों तो एक बन ही चुके हैं, तो ये 30 और ये 15 सीरीज में है, तो 30 और 15 कितना हो गया, सीरीज में जुड़ जाते हैं, 30 40 45। तो एक्चुअल में ये ए पॉइंट है, ये हमारा सी पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है। ए और सी के बीच में एक 90 ओम था, 90 ओम, और ए और सी के बीच में ये लगा था 45 ओम, 45 ओम, 30 और 15, ठीक है। और ये है 4 है या कितना, 4 ओम ही है, हाँ ये 4 ओम है, ये 4 ओम। अब 45 और 90 पैरेलल में हो गई, तो इनका इक्विवेलेंट क्या आएगा, 45 गुना 90 बटे 135, 3 बार कटेगा ये, और 30 या 90, 30 ओम आ गया, 30 ये हो गया, 4 ये हो गया, 34 ओम आंसर आ गया, ये 34 ओम आंसर आ गया। तो अच्छा क्वेश्चन है, 34 आंसर आ गया। नीट में तो इतना कॉम्प्लेक्स पूछा ही नहीं है कभी, ये तो मैं पूछ रहा हूं आपसे। नीट में तो बहुत बेसिक बेसिक इक्विवेलेंट के क्वेश्चंस आते हैं, बेसिक बेसिक क्वेश्चन, ठीक है, सेट है भाई। एक ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, करंट थ्रू 3 ओम रजिस्टर इज 0.8, बोला 3 ओम रजिस्टेंस। देखो ये एक सर्किट का मिक्स हो गया। अब एक सर्किट का मिक्स क्वेश्चन कराता हूं जिसमें कॉम्बिनेशन और ये मिक्स होके काम आ रहा है, कुछ नहीं है, बेसिक कुछ सिंपल सा सर्किट है। देखो 3 ओम रजिस्टेंस से बोला करंट 0.8 एम्पियर है, इस वाले ब्रांच में करंट जो है 0.8 एम्पियर है, ठीक है। तो पोटेंशियल ड्रॉप 4 ओम के अक्रॉस बताएं, करंट उसका दिया है और इसका पोटेंशियल ड्रॉप पूछा है। अब देखो स्टेप बाय स्टेप, इसमें करंट पता है, इसका रजिस्टेंस पता है, क्या इसमें करंट पता है, नहीं पता। तो एक काम करो, इसका करंट इसका रेजिस्टेंस बताओ, इसका पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा, इसका पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा। तो यहां V होगा I इंटू आर, तो 0.8 इंटू 3, 8 या 24, 2.4 वोल्ट, हाँ या ना। इस वाले के क्रॉस 2.4 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, इस पे भी 2.4 ही होगा। अरे जितना उस पे है उतना इस पे है पैरेलल। तो ये वाला जो करंट आएगा ये आएगा 2.4 वोल्ट पोटेंशियल, 6 ओम रेजिस्टेंस, तो 0.4 एंपियर, मतलब इससे 0.4। आप ये वैसे लॉजिक से भी कर सकते हो, कैसे, ये 3 ओम ये 6 ओम डबल रेजिस्टेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है आई इंटू आर, वी सेम चाहिए, आर डबल है तो आई आधा हो जाएगा, 0.8 का आधा 0.4। अब खुद सोचो, इधर से 0.8 आया, इधर से 0.4 आया, इधर से कितना जाएगा, ये आएगा 0.8 प्लस 0.4 इज इक्वल टू 1.2 एम्पियर। हमसे क्या पूछा है, इस वाले रेजिस्टेंस से 1.2 एम्पियर करंट जा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा 4 ओम के अक्रॉस, आई इंटू आर 1.2 गुना 4, 12 चौक 48, 4.8 वोल्ट। ये लो आंसर। क्या करेगी बैटरी, बैटरी कुछ नहीं काम। बोला बैटरी कितनी है ये पूछे मान लो, तो 2.4 वोल्ट इसका डिफरेंस और 4.8 इसका, दोनों को जोड़ दो ये बैटरी आ जाएगी। क्या ही कर सकते हैं, क्या ही कर सकते हैं। आप चाहो तो करंट का डिवीजन बताया था उससे भी कर सकते हो, कैसे, मान लो इसमें करंट आई है और इसका करंट निकालना है, तो सामने का रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इनटू टोटल करंट आई मान लो, उसको 0.8 के बराबर कर दो, आई आ जाएगा। डायरेक्टली उससे भी कर सकते हो। भाई हमने टोटल करंट से इसका करंट निकालना सिखाया था, तो इसके करंट से टोटल करंट भी निकाल सकते हो उसी फॉर्मूले का यूज से, तो वहां से भी कर सकते हो। दोनों तरीके बेस्ट है, जैसा आपको अच्छा लगे, ठीक है। इक्विवेलेंट में एक और चीज होती है, वो भी सिखा देता हूं, व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज, इसके भी इक्विवेलेंट में क्वेश्चंस बनते हैं भाई, और ये वैसे भी काम आएगा मीटर ब्रिज में भी। तो सीखते हैं क्या है व्हीट स्टोन ब्रिज। देखो ये एक स्पेशल टाइप का केस है, जब ऐसा कोई डायग्राम हो, एक रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस, चौथा रेजिस्टेंस,
और एक रेजिस्टेंस यहां पे, ठीक है, और ये है, और मान लो ये किसी सर्किट में कनेक्टेड है ऐसे। चलो इसको सर्किट से कनेक्ट नहीं करते, बस इतना टर्मिनल ओपन रख लेते हैं, यहां बैटरी बैटरी लगा देंगे। ये रेजिस्टेंस जो है R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, और ये रेजिस्टेंस R5 है। नाम दे दें सर्किट का, ये A, ये B, ये C, ये D। इसको ऐसा भी बना देता है, इसको ऐसा भी बना देता है, डायग्राम में ऐसा भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ये R5, ये R3, ये R4, ये R1, ये R2, दोनों एक ही बात है, शेप से फर्क नहीं पड़ता यार। वही देखो, एक रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, बीच में रेजिस्टेंस, बीच में रेजिस्टेंस, ये दो रेजिस्टेंस, ये दो, वही सेम है। ये ए और बी हो गए, ये सी और डी हो गए, कुछ नहीं रे यार, सच बताओ ना, इसको थोड़ा सा खींच लो ऐसे, यही तो बन जाएगा, या इसको दबा के ऐसे सीधा कर दो, तो वो सेम ही बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये एक ही बात है। देखो अब इसकी खासियत क्या है, इस सर्किट में ये R1 R5 पैरेलल नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? R1 कनेक्टेड है इन दोनों के क्रॉस और R5 है इन दोनों के क्रॉस, बीच में ये रजिस्टर आ गया, यदि ये नहीं होता तो ये पैरेलल बोल देते, बट अभी तो नहीं है। R1 R2 भी पैरेलल नहीं है क्योंकि बीच में R5 आ गया। R1 R3 सीरीज भी नहीं है, क्यों? क्योंकि भाई यहां से जो करंट जाए गारंटी है क्या सारा इधर ही जाएगा, अरे R5 भी तो बैठा है, तो वो सीरीज भी नहीं है। मतलब ना यहां कोई पैरेलल है, यहां या ना यहां कोई सीरीज है, तो इसको सोल्व कैसे करोगे, इसका इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे? नहीं निकाल पाओगे और नहीं निकाल सकते। अब इसकी एक स्पेशल केस ये है, व्हीट स्टोन ब्रिज, इसको बोलते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज। अब इसकी एक स्पेशल कंडीशन है, क्या? व्हेन R1 और R2 का रेशियो बराबर हो R3 और R4 के रेशियो के, जब ये हो R1 R2 का रेशियो, मतलब इधर वाले ब्रांचेस का रेशियो इधर वाले ब्रांच के रेशियो के बराबर हो, तो ऐसे सिचुएशन में व्हीट स्टोन ब्रिज को बोलते हैं बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। देन इट इज कॉल्ड बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है, बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज। अच्छा ठीक है साहब, बैलेंस हो गया। अब इसका क्या करें? देखो इस बैलेंसिंग कंडीशन की एक खासियत होती है कि जब ये रेशियो बराबर होते हैं ना, तो उस सिचुएशन में सी पॉइंट और डी पॉइंट जो पोटेंशियल होते हैं वो सेम रखते हैं। जब ये रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस बराबर होते हैं तो जो ये सी और डी पॉइंट है इक्वल पोटेंशियल पे होंगे। इन दिस कंडीशन C and D will be at equal potential, C और D इक्वल पोटेंशियल पे होंगे, ठीक है, will be at equal potential, so no current will flow through R5। यदि C और D सेम पोटेंशियल पे होंगे तो R5 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0, तो उससे कोई करंट नहीं जाएगा। अब सोचो इससे करंट नहीं जा रहा तो इधर से जो करंट जाएगा वो सारा का सारा इधर से तो जाएगा, इसमें तो जा नहीं रहा, मतलब ये दोनों अब सीरीज में हो जाएंगे। और R5 जो है ये सर्किट में रहे या ना रहे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उससे कोई करंट नहीं जा रहा।
नहीं भी लगाओगे तो सर्किट को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इन बैलेंस्ड कंडीशन, इन बैलेंस्ड कंडीशन R5 can be removed, from circuit। इसको सर्किट से छुट्टी कर देगी। तो दिक्कत हमें इसी की तो हो रही थी, वो दिक्कत खत्म हो जाएगी। सोच के देखना, फिर जैसे R5 हटाएंगे तो ये देखो क्या होगा, ये ए पॉइंट, इधर से एक रेजिस्टेंस, इधर से एक रेजिस्टेंस, ये R1, ये R3, ऐसे ही इधर से एक रेजिस्टेंस, इधर से एक रेजिस्टेंस, R2, R4, R5 हट गया तो ये सर्किट बन गया। तो इसका R इक्विवेलेंट तो मजे मजे में आ जाएगा। अरे R1 R3 सीरीज में, R2 R4 सीरीज में, R इक्विवेलेंट निकालना कोई बड़ी बात नहीं होगी। कैसे? देखो, इन दोनों का हो गया R1 प्लस R3, इन दोनों का हो गया R2 प्लस R4। तो R1 प्लस R3 और R2 प्लस R4 पैरेलल में होगा तो ये आ जाएगा R1 प्लस R3 मल्टीप्लाई बाई R2 प्लस R4 अपॉन R1 प्लस R3 प्लस R2 प्लस R4। अरे वही R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 वाला फॉर्मूला लगाए, लेकिन यहाँ R1 R1 प्लस R3 है, R2 यहाँ R2 प्लस R4 है, तो ये लो आंसर आ जाएगा। इसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो कभी भी ऐसा कोई सिचुएशन हो तो उस केस में बीच वाले रेजिस्टेंस को तब हटा सकते हैं जब ये रेशियो बराबर हो। सर रेशियो बराबर ना हो तो नहीं हटा सकते, फिर नहीं सोल्व कर पाएंगे। उसको सोल्व करने के कॉम्प्लेक्स मेथड होते हैं, नहीं पूछता है, वो बैलेंस्ड कंडीशन का ही पूछता है। कर कोई दिक्कत? ये हो गया व्हीटस्टोन ब्रिज। कोई दिक्कत? तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर हो गया। अब इस चैप्टर में हमारे पास बचता है, एक तो बचता है कि बैटरी के बारे में। इस चैप्टर में हमारे पास एक तो बैटरी के बारे में, सेल के बारे में बचता है। सेल में प्रैक्टिकल सेल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, फिर सेल का कॉम्बिनेशन, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, फिर उसके बाद में इंस्ट्रूमेंट बचता है, गैल्वेनोमीटर का, मतलब गैल्वेनोमीटर, अमीटर और वोल्टमीटर बेसिकली, और एक मीटर ब्रिज। तो ये हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो लास्ट सेशन हमारा पार्ट होगा थर्ड, जिसमें हम सेल के बारे में पढ़ेंगे और इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के इस लेक्चर में इतना ही। लेक्चर कैसा लगा कमेंट्स में बताओ, और पूरे लेक्चर में हर एक क्वेश्चन को खुद से सोल्व करके प्रॉपर नोट्स बना के तैयार कर लो, और करंट इलेक्ट्रिसिटी अगले सेशन में अपन खत्म कर देंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय। वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, उसी से हमें मोटिवेशन मिलता है। ओके, बाय बाय।